So, my dear friends, welcome everyone. Yes, Gagan, Rushan, very good evening to all of you. And let us start today's topic for our revision is cost of capital. I hope आशा करता हूँ कि आप सब लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और आप सब लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो. घर बैठे बैठे वहां पर बहुत पढ़ना है. ओके, रुकना नहीं है. ओके, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सेशन, जिसमें हम आपसे बात करेंगे टोटली किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट डिटेल रिवीजन. इसके अंदर दो पार्ट रहेंगे, ठीक है. बाय द वे मैंने आपके नोट्स भी अपडेट कर दिए, वो आज शेयर हो जाएंगे आपके साथ, जिसमें मैंने एमएम अप्रोच विद टैक्स के फॉर्मुलेस डाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिफरेंस पॉइंट वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है. कल जो डिस्कस किया था हर चीज यहाँ पर अपडेटेड है. और अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के बारे में, राइट. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के दो पार्ट्स रहेंगे, ब्रॉडली स्पीकिंग दो पार्ट्स रहेंगे. सबसे पहला पार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या रहेगा, किसी को याद है? इस चैप्टर के दो पार्ट से सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल कैपिटल के बारे में. इंडिविजुअल कैपिटल का कॉस्ट. एंड सेकेंड बात करेंगे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, करेक्ट. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, करेक्ट. बिल्कुल सही जा रहे हो. तो अब दो यहां पर पार्ट आ रहे हैं मेरे सामने. एक है जो कि आपका इंडिविजुअल कैपिटल का कॉस्ट और दूसरा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है. तो इंडिविजुअल के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट, चलो सिंबॉलिकली लिख देते हैं केडी. सेकेंड पार्ट में हम क्या देखने वाले, केपी. थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे, केई. उसके बाद हम देखेंगे के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. फिर हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल इक्विटी का कॉस्ट. एक्सटर्नल इक्विटी का कॉस्ट. तो इंडिविजुअल के अंदर कुल मिलाकर कितने कॉस्ट हो गए हमारे पास, 5 कॉस्ट हो गए. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा बुक वैल्यू मेथड और एक रहेगा मार्केट वैल्यू मेथड. यस दोस्तों, तो इस चैप्टर का ये समरी है, ठीक है. अब बात करते हैं एक एक करके अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे, इरेडीमेबल, रेडीमेबल. इक्विटी के अंदर हम 6 टाइप्स पढ़ेंगे, आप सबको पता है 6 टाइप्स ऑफ इक्विटी के कॉस्ट. उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में एक टाइप देखने वाले और एक्सटर्नल इक्विटी के अंदर हम एक टाइप देखने वाले. इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर हम लोग दो टाइप देखेंगे, ऐसा बोला तो भी चलेगा. क्यों बोल रहा हूं मैं वो आपको बाद में समझेगा जब मैं समझाऊंगा तब, ठीक है. तो चलिए आज का टारगेट है हमारा कि इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम से कम होना चाहिए, और अगर वैक भी कर दिया तो नथिंग लाइक इट. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट की बात करेंगे. दो टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट होते हैं. एक होता है इररिडीमेबल डेट. अगर ये नोट्स तो आपके साथ शेयर हो ही रहे, बट अगर आप मेरे साथ लिखोगे तो आपको और बेहतर समझेगा, ठीक है. इररिडीमेबल डेट और दूसरा रहेगा रेडीमेबल डेट. बात करते हैं इररिडीमेबल डेट की. ऐसा डेट जो आप सिर्फ यूज कर रहे हो, जिसपे आप सिर्फ पैसा भर रहे हो, बट आप इसको रिडीम नहीं कर रहे हो, ठीक है. पैसा क्या भर रहे हो फिर हम इसका इंटरेस्ट मतलब ब्याज भर रहे हैं. क्या वो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है? यस, वो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल भी है. तो ऐसे केस में इसका फॉर्मूला बन जाता है केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100. इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, बिकॉज इंटरेस्ट पर मिलता है टैक्स शील्ड. एंड yes, query is sir, is this class for CA Inter? The message came in AFM group. Oh, I'll ask my staff. Probably उन्होंने गलत ग्रुप में शेयर कर दिया, कोई बात नहीं. दिस इज ओनली फॉर CA Inter FM. ओके, AFM के बैच के रिविजन जब मैं लूंगा तब आपके ग्रुप पे भी मैसेज आ जाएगा. जैसे हम इनका इंडिविजुअल ले रहे चैप्टर वाइज रिविजन, वैसे AFM का भी इंडिविजुअल चैप्टर वाइज रिविजन फॉर मे एग्जामिनेशन इज प्लान्ड इन द मंथ ऑफ मार्च. तब आपको वापस मिलेंगे आपके रिविजन के लिए, ठीक है. तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, दैट विल बी योर फॉर्मूला. इंटरेस्ट पर टैक्स मिलता है इसलिए इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स किया, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड का मतलब है कंपनी की जेब में पैसा कितना गया,
डिबेंचर बेचा रहेगा, डेट सिक्योरिटी बेचा रहेगा, तो कंपनी को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है उसे बोलते हैं नेट प्रोसीड्स, एंड दैट डिवाइडेड बाय करने के बाद लास्ट में इनटू 100 बिकॉज परसेंटेज कॉस्ट चाहिए आपको। अब बात करते हैं रेडीमेबल कैटेगरी डेट। तो इसके अंदर फॉर्मूला रहेगा KD इज इक्वल टू सेम I इंटू 1 माइनस टी, यहां पर भी होगा क्योंकि यहां का इंटरेस्ट भी टैक्स डिडक्टिबल है, बट इसके साथ साथ प्लस एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इनकर होता है और वो है RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N। RV इज रेडीमेबल वैल्यू, NP इज नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय N इज नंबर ऑफ इयर्स। क्या है ये चीज? ये है अमोर्टाइजेशन, ये है अमोर्टाइजेशन, ये है इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, दिस इज अमोर्टाइजेशन। आपको मिला क्या? नेट प्रोसीड। आप रीपे क्या कर रहे हो? रेडीमेबल वैल्यू रीपे कर रहे हो आप। तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे कर रहे हो उसको आप डिवाइड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अमोर्टाइज कर रहे हो ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, एंड दैट होल थिंग डिवाइडेड बाय RV प्लस NP बाई 2 लास्ट में इंटू 100। ओके, लास्ट में क्या लिखा है? इंटू 100। ये डिनोमिनेटर में क्या कर दिया? उन दोनों का एवरेज लिया, जो मिला और जो रीपे किया उन दोनों का क्या कर दिया? सिंपल एवरेज ले लिया। ओके, तो ये थे आपके फॉर्मूलेस फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो यहां पर भी दो टाइप आएंगे। फर्स्ट विल बी irredeemable preference shares, and the second type will be redeemable preference shares. Now friends, irredeemable preference shares, redeemable preference shares, सबसे पहले क्या बोल रहे हो गगन सर? रेडीमेबल फॉर्मूले का न्यूमरेटर में सेकंड पार्ट प्लीज रिपीट। न्यूमरेटर में सेकंड पार्ट इज अमोर्टाइजेशन। गगन, जो पैसा मिला वो नेट प्रोसीड है। सपोज नेट प्रोसीड तुम्हें मिला 98 रुपीज, बट तुमने रिडीम किए 110 रुपया। फेस वैल्यू था 100, मिला 98, रिडीम किया 110, मतलब क्या हुआ? रिडीमेबल वैल्यू इज 110 माइनस रिडम्पशन नेट प्रोसीड इज ओनली 98। ऊपर का 12 रुपया जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो एवरी ईयर नहीं जाएगा ना, वो फुल लाइफ ऑफ डिबेंचर के लिए था, तो उसको आपने क्या कर दिया? ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सपोज लाइफ ऑफ डिबेंचर वाज 10 इयर्स, तो उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया तुमने, तो 1.2 रुपीज एवरी ईयर का कॉस्ट आ गया। दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। ओके, नाउ रेडीमेबल कैटेगरी प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे। तो सॉरी, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैटेगरी की बात करेंगे। सबसे पहले KP बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यस बिल्कुल सही है अनंता, दैट इज PD डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। व्हाट इज PD? प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो सब लोग, ये PD प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट होता है। ऊपर का I इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, क्योंकि लास्ट में आप इंटू 100 कर वैसे भी परसेंटेज निकाल रहे हो, तो वो I कभी भी इंटरेस्ट का रेट नहीं होना चाहिए, वो इंटरेस्ट का अमाउंट होना चाहिए। सर क्या ही फर्क गिरेगा? फर्क गिरेगा जब तुम 100 रुपीज फेस वैल्यू के अलावा दूसरा कुछ भी सॉल्व करोगे, तब फर्क गिरेगा। सो रिमेंबर, I इज इंटरेस्ट अमाउंट, PD इज प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट। ओके, एंड व्हाट अबाउट रेडीमेबल कैटेगरी? तो यहां का फॉर्मूला रहेगा PD प्लस, बिल्कुल सही है वर्षिता, अमोर्टाइजेशन मतलब RV माइनस NP बाय N होल डिवाइडेड बाय एवरेज मतलब RV प्लस NP बाय 2 एंड लास्ट में इंटू 100। ये रहेगा रेडीमेबल कैटेगरी का फॉर्मूला। अगर आप दोनों फॉर्मूले ऊपर के कंपेयर करोगे, ये जो डेट वाला और प्रेफरेंस वाला है, तो आपको एक ही डिफरेंस दिख रहा है। जहां पर भी I इंटू 1 माइनस टी है, उसकी जगह आपने यहां पर सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड रखा है। राइट, आपने इंटरेस्ट को टैक्स शील्ड दिया ऊपर डेट में, बट प्रेफरेंस डिविडेंड को आपने टैक्स शील्ड नहीं दिया। ओके, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। नाउ कमिंग टू थर्ड कैटेगरी, आपने ये क्या कवर कर लिया? अभी KD कवर कर लिया, KP कवर कर लिया।
अब बात करते हैं दोस्तों केई के बारे में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में। इसमें 6 टाइप से हम 2 2 और 2 के सेट में पढ़ने वाले उसे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं इसे डिविडेंड डिस्काउंट अप्रोच बोलते हैं। ब्रैकेट में आई एम राइटिंग हियर फॉर यू, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोला लो उसे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, ये बोलते हैं कि डिविडेंड इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी। आप जो इक्विटी यूज कर रहे हो उसके ऊपर जो आप कॉस्ट पे कर रहे हो सालाना, वो है आपका डिविडेंड। ओके, दैट इज द कॉस्ट। तो ऐसे केस में यहां पर सबसे पहले हम बोलेंगे डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ये बोलता है एवरी ईयर डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी। इसका फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या बोला हमने, D1 अपॉन P0 इंटू 100। वेरी गुड गाइस। व्हाट एग्जैक्टली इज D1? डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट पीरियड इज D1। अभी जो टाइम चल रहा है उसका 1 साल बाद का टाइम। अभी कौन सा टाइम चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन में नॉर्मली जो अभी टाइम चलता है वो ईयर 0, तो ईयर 1 के एंड का डिविडेंड D1 बन गया। नेक्स्ट डिविडेंड बोलते हैं आप इसको जनरली, नेक्स्ट डिविडेंड इज D1 एंड P0 इज करंट मार्केट प्राइस एंड दैट विल गिव यू योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ये फॉर्मूला है। इसका लॉजिक क्या था, तो आपको सिंपल भाषा में याद दिला दूं तो इट वाज बेस्ड ऑन PV इज इक्वल टू A बाय R, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये उसका लॉजिक था। तो हम यहां पर लिख देंगे, इसका लॉजिक था PV इज इक्वल टू A बाय R, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर को P0 बोलते, एवरी ईयर के डिविडेंड को D1 बोलते हैं। एन्युटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर, इसलिए D1 लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जब मैं निकालता हूं तो मेरा एन्युटी फर्स्ट ईयर के एंड से शुरू होता है, इसलिए D1 आ रहा है वहां पर। एंड दैट डिवाइडेड बाय R इज नथिंग बट K। अब आप इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर कर K इज इक्वल टू बना रहे हो, राइट एवरीवन? यस, ग्रेट। अब ये फॉर्मूला अज्यूम करता है एवरी ईयर डिविडेंड इज सेम। देखो ना, D1 क्या लिखा आपने, एन्युटी इज D1, मतलब एवरी ईयर डिविडेंड विल रिमेन सेम फॉर हाउ मेनी इयर्स, फॉर इनफिनिट इयर्स। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? इम्पॉसिबल। तो ऐसे केस में फिर करेंगे क्या? तो ऐसे केस में बहुत सिंपल सी चीज है, ये बोल रहे डिविडेंड एवरी ईयर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट तो मत करो, कम से कम एक ग्रोथ तो दे दो। यस प्रज्ञा, बिल्कुल सही है। तो ऐसे केस में हमने क्या कर दिया, ग्रोथ का फॉर्मूला यूज कर कर एक नया मॉडल बना दिया, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला रहेगा डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, एंड इसका फॉर्मूला रहेगा K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G और लास्ट में इंटू 100। ये फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है। अपने प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A बाय R माइनस G के फॉर्मूले से आ रहा है। ये फॉर्मूला है इनफाइनाइट एन्युटी विद ग्रोथ। वो वाला फॉर्मूला था विदाउट ग्रोथ, ये वाला फॉर्मूला है विद ग्रोथ। इसी को मॉडिफाई किया हम लोगों ने, P0 रख दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एन्युटी के लिए D1 रख दिया, R के लिए K रख दिया और माइनस G कर दिया। अब इसी को अगर मैं मैथमेटिकली मॉडिफाई करूं तो मेरे मैथ्स के दुश्मनों, ये डिनोमिनेटर पूरा अपोजिट साइड जाएगा और यहां का फॉर्मूला बनेगा देयरफॉर K माइनस G इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। ये फॉर्मूला बनेगा और इसी को मॉडिफाई कर कर वो वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये डेरिवेशन हमने सीखे थे क्लास में बहुत अच्छे से, राइट? तो K माइनस G इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 और फिर ऑफकोर्स ये परसेंटेज में आएगा, इसलिए लास्ट में इंटू 100 कह दिया हमने, क्योंकि K हो या ग्रोथ रेट हो दोनों परसेंटेजेस में होते हैं, तो ये परसेंटेज में आने वाला है और इसी को मैथमेटिकली मॉडिफाई किया तो मेरा मेन फॉर्मूला बन रहा है, राइट? तो ये आपका फर्स्ट अप्रोच है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोलते हैं इसे, या इसे डिविडेंड प्राइस अप्रोच या डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच के नाम से जाना जाता है। ओके, यहां पर आपको ख्याल रखना है, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर के लिए D1 यूज कर रहे हो, ठीक है?
ध्यान से सुनो, 2 मिनट के लिए इस फॉर्मूले को देखो अभी, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन है तो मैं क्लास के जैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पूरे क्वेश्चन के आंसर के एडजस्टमेंट्स के एंगल से पढ़ा रहा हूं आपको, तो बहुत अच्छे से ध्यान दो। अगर मेरा के का फॉर्मूला है d1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है, या विद ग्रोथ के लिए प्लस ग्रोथ ऐड करके ये फॉर्मूला बनता है। मेरे पास अगर डिविडेंड ऑफ 4th ईयर रहेगा, क्या बोला, ध्यान से सुनो, डिविडेंड ऑफ 4th ईयर रहेगा, तो कहने से मेरे पास D4 है, डिविडेंड ऑफ 1 की जगह डिविडेंड ऑफ 4 है, तो ऐसे केस में K इज इक्वल टू D4 डिवाइडेड बाय नॉट P0 बट P3 हो जाएगा इंटू 100। इसी को मैं मैथमेटिकली मॉडिफाई करूं तो P3 इज इक्वल टू D4 बाय K बनेगा। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी एडजस्टमेंट है। आप ऊपर क्या ले रहे थे, D1 मतलब अगले साल का डिविडेंड, तो आपको क्या, 2 मिनट के लिए चलो के का फॉर्मूला भूल जाओ, इस फॉर्मूले पे फोकस करो, P0, ठीक है, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूंगा मैं, ये के ऊपर बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट P3 पर बात करूंगा मैं, आपको और इजीली समझने के लिए, ठीक है। अब मुझे बोलो, अगर आज का प्राइस निकालना है P0 तो D1 अपॉन के ही फॉर्मूला है, बट मुझे आज का मुझे नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड नहीं दिया है, मुझे डिविडेंड ऑफ 4th ईयर दिया है, तो मैं डिविडेंड ऑफ 4th ईयर को डिवाइडेड बाय के करने से मुझे कब का प्राइस मिलेगा, जैसे D1 यूज करने से 1 साल पहले का प्राइस P0 मिल रहा है, तो D4 यूज करने से 1 साल पहले का प्राइस मतलब P3 मिलेगा मुझे। यस, अगर ये एडजस्टमेंट, सर आपने रेगुलर बैच में कभी बोला नहीं सर, ये रेगुलर बैच में आप सिलेबस पढ़ रहे थे, अब आप एफएम क्वेश्चनर सॉल्व कर रहे हो, आप रिविजन्स कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली ये कैटेगरी का एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला रहेगा जहां पे आपको डिविडेंड ऑफ 4th ईयर दिया है तो आपको प्राइस ऑफ 3rd ईयर मिल रहा है, सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चनर बुक में है। ये एडजस्टमेंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपके क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन है, तो डोंट वरी, अगर मैं बात कर रहा हूं आपको नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं, आप क्वेश्चनर सॉल्व करो आपको समझेगा। आप इस फॉर्मूले में D1 के जगह अगर D4 यूज कर रहे हो तो इस फॉर्मूले में आपको P0 के जगह P3 मिलेगा। सर P3 क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने D4 यूज किया ना, तो 1 साल पहले का प्राइस मतलब P3 मिलेगा आपको, दैट वाज द लॉजिक, ओके। एंड सेम लॉजिक वर्क्स हियर आल्सो। अगर आपको यहां पर D1 के जगह D4 लिखना है तो डेफिनेटली आपको P0 के जगह P3 लिखना होगा। अगर यहां पर D7 रहेगा तो बोलो क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। D7 रहेगा, D7 रहेगा तो यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपको प्राइस ऑफ 6th ईयर मिलेगा। वंडरफुल गाइस, बहुत सही, इसका मतलब आपको एडजस्टमेंट झेपा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये था आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच। फिर बात करते हैं इसके कॉपी के बारे में जिसको अर्निंग्स प्राइस अप्रोच बोलते हैं, जो एग्जाम में आज तक नहीं आया। के 2 पार्ट है, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच एंड सेकेंड है अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने आपके अर्निंग को मतलब रिप्लेस कर दिया डिविडेंड की जगह। दे आर सेइंग दैट डिविडेंड इज नॉट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी, अर्निंग इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी। तो ऐसे सिनेरियो में मेरा फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, के इज इक्वल टू D1 के जगह मैं ले लूंगा EPS 1, D1 के जगह मैं ले रहा हूं EPS 1 या EPS बोल लो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय P0 और लास्ट में इंटू 100। तो डिविडेंड वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अर्निंग पर शेयर। लॉजिक हमने क्लास में डिस्कस किए थे ये सब कि कैसे वो रिप्लेस कर रहे हैं, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं बिकॉज एग्जाम में ये आज तक नहीं आया, बट फिर भी मैं ये कवर कर रहा हूं बिकॉज आने के चांसेस है, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि डिविडेंड इज रिप्लेस्ड बाय अर्निंग, तो D1 की जगह EPS आ गया, ओके। मगर वापस से अजम्पशंस इन्होंने कॉपी किया आपके डिविडेंड प्राइस अप्रोच के, तो उन्होंने अज्यूम किया था एवरी ईयर डिविडेंड इज कांस्टेंट, इन्होंने अज्यूम कर लिया कि एवरी ईयर EPS इज कांस्टेंट, तो ब्लंडर हो गया। नहीं तो एवरी ईयर EPS कांस्टेंट रहना पॉसिबल ही नहीं, कंपनी में वोलेटिलिटी होती है अर्निंग्स में। अब इन्होंने बोल दिया अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। अब ये ग्रोथ अप्रोच क्या बोल रहा है आपको
कि एवरी ईयर अर्निंग विल ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट। यस गाइस, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप सब लोग, सारा, वर्षिता, भाविक, एवरीवन। यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा के इज इक्वल टू ईपीएस डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी इंटू 100। ठीक है, यहां पर का फॉर्मूला बन जाएगा ईपीएस डिवाइड बाय P0 प्लस जी इंटू 100। राइट, ये हो गया अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ का फॉर्मूला। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो आपका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले की वजह से एक और लॉजिक बनता है जो आपको यूज नहीं करना है हर बार। अगर आपके पास के निकालने का कोई और रास्ता नहीं है तो ये लॉजिक यूज करोगे। कुछ दिन पहले अपने एफएम के ग्रुप पे किसी ने पूछा, पुराने वाले ग्रुप पे, लेटेस्ट ग्रुप पे नहीं, कि सर हाउ कम के इज इक्वल टू 1/p रेशियो, हाउ कम के इज इक्वल टू 1/p रेशियो। तो भैया क्लास में डिस्कस किए हुए लॉजिक्स अगर मैसेज में पूछोगे तो कैसे एक्सप्लेन करें। ये देखो, क्लास में डिस्कस किया था अपन ने, ये वाला लॉजिक था कि के इज इक्वल टू, अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसको हम ईपीएस बाय एमपीएस लिख सकते हैं। अब जरा अच्छे से देखो, ईपीएस बाय एमपीएस मतलब क्या, एमपीएस बाय ईपीएस का उल्टा, और एमपीएस बाय ईपीएस किसका फॉर्मूला है, पी रेशियो का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब कैन वी से देयरफॉर के इज नथिंग बट 1/p रेशियो। ठीक है, तो ये लॉजिक से हमारा ये फॉर्मूला भी बन रहा है, बट ये फॉर्मूला आपको सिलेबस में उस पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन में तभी यूज करना है जब आपके पास कोई दूसरे रास्ते से के नहीं आता है। ओके, जनरली ये फॉर्मूला कहां यूज होता है मैं वो भी बता देता हूं आपको, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस आता है, रेगुलर बैच नहीं है ये। तो ये फॉर्मूला यूज होता है आपके डिविडेंड पॉलिसी वाले चैप्टर में। डिविडेंड पॉलिसी वाले चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अगर आपको कोई और रास्ते से के नहीं मिल रहा है तो याद रखिए 1/p रेशियो से मिल जाएगा। ग्रेट, चलो यहां तक का पार्ट एकदम इजीली समझ गया। हमारे पास 4 टाइप के के आ गए। अब हम बात करेंगे लास्ट के 2 टाइप, बट वो 2 नहीं है, 3 टाइप है। ओके, पर क्योंकि रियलाइज यील्ड में एक ओल्ड वाला फॉर्मूला है और एक वाईटीएम अप्रोच है। ठीक है, तो हम यहां पर 3 पार्ट लिखना पसंद करेंगे। तो एक काम कर लेते, चलो एक काम कर लेते, एक स्लाइड चेंज कर लो ताकि एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम 6 टाइप नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम 7 टाइप पढ़ रहे भैया। क्यों 7 टाइप पढ़ रहे, एक टाइप क्यों बढ़ा दिया सर, रियलाइज यील्ड अप्रोच इज नाउ कॉल्ड एज वाईटीएम अप्रोच। तो हम दोनों पढ़ रहे, ओल्ड वाला रियलाइज यील्ड भी पढ़ेंगे और न्यू वाला वाईटीएम अप्रोच भी पढ़ेंगे। तो चलिए, के अंदर लास्ट के 3 टाइप की बात करेंगे। पहले ओल्ड वाला रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, इनका मानना है भैया जो इन्वेस्टर का रिटर्न वो है कंपनी का कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न आपको कंपनी दे रही है तो आपका रिटर्न कंपनी का कॉस्ट बनता है, इनका ऐसा मानना है। तो ऐसे केस में आपका रियलाइज्ड यील्ड का फॉर्मूला बनता है डिविडेंड ऑफ टाइम टी प्लस प्राइस ऑफ टाइम टी माइनस प्राइस ऑफ टाइम टी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ टाइम टी माइनस 1 एंड लास्ट में इंटू 100। ये क्या फॉर्मूला है सर, थोड़ा समझा के बताइए। बहुत इजी फॉर्मूला है बेटा ये। अगर 2 मिनट के लिए हम एग्जांपल लेते कि डिविडेंड है 2024 का प्लस प्राइस है 2024 का माइनस प्राइस है 2023 का, तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर 2 टाइप के होते हैं। कोई भी इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलता है वो 2 टाइप के मिलते हैं इक्विटी वाले। पहला रिटर्न जो इक्विटी वाले को मिलता है वो है डिविडेंड, और सेकंड रिटर्न जो उसको मिलता है वो है प्राइस अप्रिसिएशन। करेक्ट, 2 टाइप के रिटर्न मिलते हैं, एक है डिविडेंड, एक है प्राइस अप्रिसिएशन। तो हमने दोनों रिटर्न हमारे न्यूमरेटर में ले लिए। एक साल में बढ़ने वाला प्राइस P24 माइनस P23 कर दिया अपन ने, और उस साल में मिलने वाला डिविडेंड जो है वो D24 कर दिया, डिविडेंड ऑफ ईयर 2024। तो ये टोटल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर है। इसको हमने क्या कर दिया, लास्ट ईयर के प्राइस से बेस बना दिया और इंटू 100 कर दिया, तो हमें परसेंटेज रिटर्न मिल गया। इसके लिए हमने क्या कर दिया, लास्ट ईयर का प्राइस बेस बना दिया। अब इसको और बेहतर समझने के लिए एक काम करो, अगले साल का सोचो, इसके नेक्स्ट ईयर क्या होना चाहिए ये सोचो। के ऑफ दिस नेक्स्ट ईयर विल बी डिविडेंड ऑफ 2025 प्लस प्राइस ऑफ 2025 माइनस प्राइस ऑफ 2024 होल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2024, करेक्ट, into 100। आई होप यू अंडरस्टैंड।
सबको समझा अच्छे से? ग्रेट। तो ये अप्रोच वैसे भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी समझ लो बात। ओके, कि ऐसा भी कुछ आ सकता है। अगर आपको याद होगा तो हमने ऐसा ही सेम टाइप का रियलाइज यील्ड वाला लॉजिक यूज किया था एक जगह, हमारे रेगुलर नोट्स में यूज किया था हमने। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन जहां पे वो यूज हुआ है, ताकि आपको थोड़ा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझ जाए कि कैसे कैसे यूज में आता है। सेम चीज हमने यूज की थी एक क्वेश्चन में। आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर दैट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर रेगुलर नोट्स। मार्क इट इमीडिएटली। यहां पर रेफरेंस दे दो, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर रेगुलर नोट्स, पेज नंबर 97 पर। तो वहां पर आपको दिखेगा कि हमने ग्रोथ रेट कंप्यूटेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज किए, जैसा यूज किया था उसको। वहां पर हमारे पास डिफरेंस ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट हमने वैसा यूज किया था जो हमने यहाँ पे देखा है। ओके, ग्रोथ रेट निकालने के लिए यूज में आ सकता है ये कभी कभी, कि भैया आपका एवरी ईयर का डिविडेंड किस रेट से ग्रो हो रहा है। ओके, कंप्लीटली यूज नहीं किया सेम एग्जैक्ट, बट वैसी टाइप का यूज किया कि भैया एवरी ईयर डिविडेंड अगर ग्रो हो रहा है, सपोज 8 रुपीज 7 रुपीज का 8 हो रहा है, 8 का 9 हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट कितना है डिविडेंड में। वैसी टाइप में यहां पर हम देख रहे हैं कि नॉट जस्ट डिविडेंड बट प्राइस ऑल्सो। ओके, यस, ये क्वेश्चन को मैंने मार्क कराया था एज एलडीआर, करेक्ट, 18th क्वेश्चन को, क्योंकि वो हार्डकर क्वेश्चन था। अब दोस्तों रियलाइज यील्ड अप्रोच तो क्लियर है। अब इसी का एक नया वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं वाईटीएम अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि आजकल इंस्टीट्यूट इज ऑन फायर, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो, बट नहीं, वाईटीएम अप्रोच जब से निकाला है तब से इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट बन चुका है। हर अल्टरनेटिव एग्जाम में ये वाईटीएम अप्रोच आ रहा है, बिकॉज रीजन बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की कैटेगरी को अच्छे से सॉल्व नहीं करते तो वो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट रिपीट होने का चांस बढ़ जाता है, राइट। तो ये जो वाईटीएम अप्रोच है ये क्या है एग्जैक्टली, तो दिस इज नथिंग बट दोस्तों दिस इज योर आईआरआर। पूरा लॉजिक इसका आईआरआर बनता है। आपको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मुझे वाईटीएम अप्रोच से केडी या केपी या के कुछ भी निकालना रहेगा तो मैं निकाल सकता हूं। मैं केडी निकालने का देखता हूं। जनरली मुझे इंस्टीट्यूट केडी के बारे में ये क्वेश्चन पूछता है, तो केडी के तक इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन पूछता है और आपको सॉल्व कैसे करना है। ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट सपोज 5%, डीसीएफ, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट सपोज 7%, डीसीएफ। ध्यान दो, ये शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी, एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ईयर 0 में आप एज इन्वेस्टर कंपनी का शेयर डिबेंचर खरीद रहे हो। डिबेंचर खरीदने के वक्त आप क्या पे कर रहे हो, जो कंपनी को मिल रहा है वो आप पे कर रहे हो। मतलब कंपनी को क्या मिल रहा है, नेट प्रोसीड मिल रहा है, तो आप क्या पे कर रहे हो, नेट प्रोसीड पे कर रहे हो। तो इन्वेस्टर के एंगल से नेट प्रोसीड बिकम्स इनफ्लो और आउटफ्लो। इन्वेस्टर के एंगल से नेट प्रोसीड क्या बनता है चारू, चलो जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। इन्वेस्टर के एंगल से नेट प्रोसीड, वेरी गुड, आउटफ्लो है। क्यों आउटफ्लो है सर? अब तक तो नेट प्रोसीड आप बोलते थे जितना जेब में जाता है, अरे वो कंपनी के जेब में जाता है, इन्वेस्टर के जेब में नहीं जाता। इन्वेस्टर का तो वो आउटफ्लो है जो कंपनी के जेब में जा रहा है। ओके, तो यहां पर हम बोल रहे हैं इन्वेस्टर का वो आउटफ्लो है। तो यहां पर सपोज इन्वेस्टर का आउटफ्लो 98 रुपीज ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन लोग। तो दिस इज सपोज 90, चलो 90 इज माई आउटफ्लो। अब एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years कंपनी इज पेइंग मी लेट अस से 100 रुपए पर 10% इंटरेस्ट, बट 10% शुड बी टेकन आफ्टर टैक्स। 10 रुपया, 100 रुपीज का 10% इज 10 रुपीज, 10 रुपीज आफ्टर टैक्स बिकम 7 रुपीज। तो यहां पर हम लेंगे 7 रुपीज, बट 7 इन्वेस्टर का इनफ्लो है या आउटफ्लो है? वेरी गुड, वंडरफुल, करेक्ट, इनफ्लो रहेगा, क्योंकि कंपनी जो पे कर रही है वो कंपनी का आउटफ्लो और इन्वेस्टर का इनफ्लो है। बट कंपनी को उस पर मिलता है टैक्स शील्ड, इसलिए हम लेते हैं इन्वेस्टर का वो इनकम आफ्टर टैक्स। ओके,
तो यहां पर हम इसको आफ्टर टैक्स लेते, भूलना मत। और लास्ट में 5th ईयर में सपोज यही सेम डिबेंचर्स रिडीम हो रहे 105 पर, तो हम ले लेंगे यहां पर 105 का इनफ्लो फिर से। क्यों इनफ्लो लेंगे सर? बिकॉज वॉट एवर कंपनी इज रिडीमिंग वो कंपनी का अगेन आउटफ्लो है और आपका एज इन्वेस्टर इनफ्लो बन गया। समझ गया सबको अच्छे से? इनफ्लो आउटफ्लो लॉजिक क्लियर? क्या लेना है आफ्टर टैक्स, क्या लेना है, सब कुछ इनफ्लो आउटफ्लो बता दिया मैंने। अब इसको मैं 5% से लूं या 7% से लूं, ये तो मैंने ऐसे ही लिखने के लिए लिखा है। ध्यान से सुनिए, ये रेट्स हमको कैसे समझते हैं। आईआरआर में स्टार्ट रेट और एंड रेट कभी भी ट्रायल रेट्स होते हैं, बट यहां पर ट्रायल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाल रहे तो एक काम करो, आप केडी का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। यस, केडी का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। इसे हम बुलाते हैं अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करके केडी निकाल रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमको बता देगा कि केडी किसके आसपास है। सपोज इसका आंसर आ रहा है केडी इज इक्वल टू 5.8%, तो इसीलिए हमने ले लिया यहां पर 5 और यहां पर 7। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर 5 और 6 ले लेते सर, इससे अच्छा 5.8 है बेटा, तो 6 के बहुत नजदीक है, 6 लेने में रिस्क हो जाएगा। 6.02 आंसर आया तो क्या करेगा तू? इसलिए 5 और 7 ले ले। तो सबसे पहले ये रेट्स कैसे निकले, तो मैंने यूज किया पहले ये फॉर्मूला जिससे मेरा आंसर आया ये, और ये बन गया मेरा स्टार्ट रेट, ये बन गया मेरा एंड रेट। अब यहां का जो अपना फाइनल एनपीवी आता है, यहां का जो फाइनल एनपीवी आता है, इसे क्या बुलाते हैं? इसे बुलाते हैं सरप्लस। जो पॉजिटिव होता है इसे क्या बुलाते हैं? सरप्लस। आप सबको पता है इसे सरप्लस बुलाते हैं। और जो यहां का एनपीवी आएगा ये नेगेटिव आएगा, तो इसे क्या बुलाएंगे? वेरी गुड, डेफिसिट बुलाएंगे। तो इसे बुला लो डेफिसिट, और आपके आईआरआर का फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्ट। आपका आईआरआर का फॉर्मूला क्या रहेगा? उसी को बुला लो वाईटीएम। केडी इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला याद है क्या? स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस माइनस डेफिसिट। स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस माइनस डेफिसिट। वेरी गुड गाइस, सुपर सुपर। खुशी, वर्षिता एकदम सही है। भाविक, स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस माइनस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट। तो इस तरीके से आपका वाईटीएम अप्रोच कवर हो गया। आपको वाईटीएम अप्रोच इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां का इनफ्लो आउटफ्लो जो भी रहेगा वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू का रहेगा, पीओवी आपकी भाषा में। ऑनलाइन वालों जो ऑनलाइन में पीओवी यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। सो पॉइंट ऑफ व्यू विल बी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। बट रिमेंबर, 2 मिनट के लिए सोचो कि एक डिबेंचर है जो फेस वैल्यू 100 है, 1% डिस्काउंट में इश्यू हुआ 99, बट इन्वेस्ट कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर हुआ 1 रुपी, तो कंपनी के जेब में नेट प्रोसीड 98 आया। तुमने कितना दिया एज इन्वेस्टर? बोलो तुमने कितना दिया एज इन्वेस्टर? 100 रुपया फेस वैल्यू था, 1% डिस्काउंट था, और 1 रुपी फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर हुआ कंपनी का। तो लॉजिकली स्पीकिंग तुम्हारा नेट प्रोसीड कितना हुआ? सॉरी, कंपनी का नेट प्रोसीड हुआ 98, बट तुम्हारे जेब से कितना गया एज इन्वेस्टर? तुम्हारे जेब से 99 गया। बट फिर भी आप यहां पर लेते वक्त आउटफ्लो ऑफ 99 नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे सर? क्योंकि जो कंपनी का इनफ्लो है वो तुम्हारा आउटफ्लो है। ये सोचकर आपको कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, या कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालना है। सो रिमेंबर वन सिंपल रूल, लिख दो उधर। ऑलवेज टेक कंपनीज नेट प्रोसीड as investors outflow. Always take company's net proceed as investors outflow. Always take company's net proceed as investors outflow.
बात क्लियर है? सबको समझ गया अच्छे से? सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, टेक इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स एज इनफ्लो। ये जो 7 रुपीज है ना, ये हमने आफ्टर टैक्स लिया है, ये 10 था ओरिजिनली। सो माय सेकेंड पॉइंट इज टेक इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स एज इनफ्लो। ये सब YTM अप्रोच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है। टेक इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स एज इनफ्लो। एंड लास्ट में लिखो टेक redeemable value as inflow for investor. Take redeemable value as inflow for investor. Done? तो ये सब बातें समझ में आ गई है अच्छे से, YTM अप्रोच भी एकदम क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट अप्रोच के बारे में, जिसका नाम है CAPM अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आई रिपीट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये हमारा लास्ट अप्रोच है। सर 3 रिपीट प्लीज। ओके, थर्ड, यस, थर्ड वाज टेक redeemable value as inflow for investor. चारू, take redeemable value as inflow for investor. थैंक यू राहुल। चलो, तो यहां पर CAPM अप्रोच की बात कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, वेरी गुड, क्या बात है, याद है फॉर्मूला? यहां पर फॉर्मूला है K इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM minus RF. K is equal to RF plus beta into RM minus RF, where RF stands for risk-free rate of interest, beta stands for beta of company, which is nothing but sensitivity of our stock with respect to market. Market change होगा तो हमारा stock कितने से change होगा, that is beta, and RM is return from market, and RM minus RF को बोलते हैं market risk premium. करेक्ट वर्षिता, इनको बोलते हैं मार्केट का रिस्क प्रीमियम। वाई आई एम राइटिंग दिस पर्टिकुलरली इज वेरी सिंपल। कभी कभी क्वेश्चन में ना मार्केट रिस्क प्रीमियम डायरेक्टली दिया रहता है। अगर ये लोग बोल देते कि RF रेट 4% है, चलो 4 ले लेते, प्लस बोल देते बीटा इज 1.8 तो 1.8 ले लेते, और इन्होंने आपको एक वर्डिंग दिया मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%, आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली इसको 8 ले लोगे, 8 माइनस 4 नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे सर? क्योंकि रिटर्न फ्रॉम मार्केट नहीं बोला इन्होंने बोला मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसका मतलब ये लोग इस चीज का आंसर आपको रेडीमेड दे रहे कि भैया ले लो 8% है। बी वेरी केयरफुल, एक्सीडेंट पॉइंट है ये। ओके, तो सर 8 कब लेने का और 8 माइनस 4 कब लेने का? अगर ये लोग रिटर्न फ्रॉम मार्केट 8% बोलते हैं तो आपको 8 माइनस 4 करके लेना पड़ेगा। बट ये लोग अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम वर्ड यूज कर देते, प्रीमियम वहां पे वर्ड आ गया, मतलब डायरेक्टली 8 लेने का। एवरीवन क्लियर? यस। तो ऐसे केस में मेरा फिर आंसर डायरेक्टली आ जाता है। ओके, चलिए, तो ये था आपका CAPM मॉडल। यहां पर हमने कंप्लीट कर दिए टोटल 7 टाइप के KE। ओके, अब हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले, तो 7 टाइप का ये भी हो गया, ये KD हो गया, ये भी हो गया। अब KR के हमको 2 टाइप कवर करने, करेक्ट? KR के 2 टाइप कवर करने और एक्सटर्नल इक्विटी का 1 टाइप कवर करना है। चलो, KR के 2 टाइप, एक्सटर्नल इक्विटी का 1 टाइप। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। नॉर्मली कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू KE नॉर्मली, बिकॉज रिटेन अर्निंग बिलोंग टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। तो जितना इक्विटी शेयरहोल्डर्स अपने कैपिटल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही वो लोग आपके रिटेन अर्निंग पर भी एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? तो इसलिए नॉर्मली KR इज इक्वल टू KE, बट KR इज नॉट इक्वल टू KE इन 2 सिचुएशंस। इन 2 सिचुएशंस, पहला सिचुएशन क्या रहेगा?
के आर नॉर्मली इज इक्वल टू के ई होता है, बट दो सिचुएशन में नहीं होता है। पहला सिचुएशन क्या रहेगा, के आर इज नॉट इक्वल टू के ई इफ पर्सनल टैक्स रेट एंड ब्रोकरेज इज गिवन, पर्सनल टैक्स रेट एंड ब्रोकरेज इज गिवन, और फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, और फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। अगर फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर है या टीपी मतलब पर्सनल टैक्स रेट एंड बी मतलब ब्रोकरेज इज गिवन टू यू, तो ऐसे केस में ब्रोकरेज एंड पर्सनल टैक्स रेट दिया रहेगा तो नहीं बॉस, फिर के आर इज नॉट इक्वल टू के, या फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर रहेगा तो नो, फिर के आर और के सेम नहीं है। ओके, तो व्हाट इज पर्सनल टैक्स रेट एंड ब्रोकरेज का लॉजिक, इफ पर्सनल टैक्स रेट एंड ब्रोकरेज इज गिवन, के आर का फॉर्मूला बन जाता है के ई इंटू 1 माइनस टीपी माइनस बी, के ई इंटू 1 माइनस टीपी माइनस बी। अब यहाँ पे टीपी क्या है, पर्सनल टैक्स रेट है। तो जनरली ऐसा होता है, इन्वेस्टर को आप अगर रिटेन अर्निंग नहीं दे रहे हो मतलब कंपनी खुद के पास रख रहा है, बट अगर वो कंपनी, अगर मैं हूं, आप इन्वेस्टर हो, मैं कंपनी हूं, आपके रिटेन अर्निंग मैंने खुद के पास रखे, चलो आपको मैं ये रिटेन अर्निंग दे देता तो आप उस पर कितना रिटर्न करते, आप के रेट जितना रिटर्न करते, बट मेरे पास से नहीं, बाहर से अर्न करते, तो वो जो आप अर्न करते उस पर आपको भरना पड़ता पर्सनल टैक्स, इसलिए आप इस के को बना दोगे आफ्टर पर्सनल टैक्स। सर पर्सनल टैक्स मतलब क्या, इन्वेस्टर का स्लैब रेट, इन्वेस्टर अगर 20% टैक्स के स्लैब में जाता है तो ये के इंटू 1 माइनस 0.2 बन जाएगा, मतलब के का आप 0.8 से मल्टीप्लीकेशन करोगे क्योंकि 20% चला गया टैक्सेशन में। डन, यहां तक तो समझ गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज मतलब आप जो इन्वेस्ट कर कमा रहे थे उस इन्वेस्टमेंट के वक्त आपको शायद ब्रोकरेज लग जाए, तो उस टाइम पर जो ब्रोकरेज लग रहा है वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर भी लग सकता है या तो अर्निंग पर भी लग सकता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर लग रहा है तो डायरेक्टली बी इन एब्सोल्यूट नंबर माइनस हो जाएगा, और अगर वो अर्निंग पर लग रहा है तो फिर भैया बी जो है वो इस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं, रादर वो आपके परसेंटेज में लेस होगा। दोनों का एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं विद क्वेश्चन का रेफरेंस, जहां पे हमने क्लास में डिस्कस करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि मेरा के आर 14 है, मेरा इन्वेस्टर का पर्सनल टैक्स रेट 20% है और ब्रोकरेज 2% है, बट ये बार ब्रोकरेज मैंने ले लिया इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर, बी इज ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो ऐसे केस में मेरा आंसर कितना आएगा बताओ, कैसी है सबके पास, 14 को मल्टीप्लाई कर लो 0.8 के साथ और 11.2 के आंसर में डायरेक्ट 2 माइनस कर दो, मतलब 9.2 यहां का आंसर बनेगा। 13.2 कैसे आएगा बेटा, 14 इंटू 0.8 11.2, और 11.2 में से 2 माइनस कर दिया मैंने एब्सोल्यूट नंबर में। एब्सोल्यूट नंबर में 2 माइनस करने का लॉजिक क्या था सर, ब्रोकरेज जो लगा रहा हूं मैं इनकम पर नहीं लगा रहा हूं, मतलब 11.2 पर ब्रोकरेज नहीं है, 100 रुपए पर ब्रोकरेज है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है 100 रुपया है, उस पर ब्रोकरेज है, तो 100 पर 2% कितना होगा, 100 पर 2% 2 रुपीज होगा, तो डायरेक्टली 2 माइनस हो रहा है फिर। ओके, नाउ सेम लॉजिक, के आर इज इक्वल टू 14 इंटू 1 माइनस 0.2, बट इस बार इंटू 1 माइनस 0.02 कर रहा हूं मैं, यहां पर भी 2% है बट आफ्टर 2% ले रहे अपन उसको, क्योंकि यहां का 2% मतलब ब्रोकरेज इज ऑन अर्निंग, ब्रोकरेज इज ऑन अर्निंग। अगर ब्रोकरेज इज ऑन अर्निंग रहेगा तो ध्यान से सुनो मेरा कैलकुलेशन, अब मैं जानबूझकर आपको ब्रेकअप दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ जाए। के आर इज इक्वल टू यहां पर आया था 11.2, इसमें से हमने माइनस कर दिया 2 तो हमारा 9.2 आया, इधर भी आएगा आपका 11.2, मगर 11.2 को आप 0.98 से मल्टीप्लाई कर लो, समझा कुछ, 11.2 पर आप ब्रोकरेज दे रहे हो 2% का, 100 रुपए पर नहीं दे रहे हो, 11.2 पर आप 2% ब्रोकरेज दे रहे हो, इसलिए आप 11.2 को 0.98 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस बार आपका आंसर
9.2 नहीं आएगा, इट विल बी 10.976%। बिल्कुल सही है। yes, ये दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने आपके साथ रेगुलर बैच में डिस्कस किए थे। आई टेल यू द क्वेश्चन नंबर फॉर दैट। 21 and 22 क्वेश्चन नंबर यहां पर लिख लो 21 और यहां पर ले लो 22 ऑफ योर रेगुलर नोट्स। जो जो मैं बोल रहा हूं मार्क करते चलना और सॉल्व भी करना आज क्लास के बाद, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा, चलो प्रज्ञा मैं वो भी बता देता हूं आपको पता कैसे चलेगा। मैंने वहां पर तो अज्यूम करके बता दिया था आपको, बट वहां पर क्या लिखा था पता है? अब मेरे पास नोट्स का कॉपी नहीं है एक्चुअली, एफएम के नोट्स का, बट आपके पास रेगुलर नोट्स सामने है, ओपन करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का वर्डिंग पढ़ो। 21 के वर्डिंग में ब्रोकरेज वाली लाइन सेकंड लाइन लिखी है, and it is expected that 2% is the brokerage cost that the shareholder will have to pay while investing their dividend। while investing their dividend को अंडरलाइन करो। अब आप बोलो इन्वेस्टिंग देयर डिविडेंड जब आप कर रहे हो तो आप अर्निंग पर ले लोगे ब्रोकरेज। आप किस पर ब्रोकरेज ले लोगे? अर्निंग पर ले लोगे, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट है, फोकस करो सब लोग अच्छे से, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। वहां पर लिखा है द ब्रोकरेज रेट इज 2%, खत्म, इतना ही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है। तो हम वहां पे अज्यूम किए कि ब्रोकरेज इज ऑन इन्वेस्टमेंट, और फिर 2 डायरेक्टली 7 में से माइनस करके शायद आपका आंसर आता, क्योंकि यहां पर 10 दिख रहा है मुझे, आपका आपका के 10 दिख रहा है, और टैक्स रेट 30% है, तो 10 इंटू 1 माइनस 0.3 करूंगा तो 7 आएगा, और 7 में से 2 डायरेक्टली माइनस करूंगा तो 5 आएगा। बिल्कुल सही है। यस फ्रेंड्स, तो आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। ओके, चलो, तो ये थे आपके कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का लॉजिक। लास्ट लॉजिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सटर्नल इक्विटी। कॉस्ट ऑफ के, बट फ्रेश इशू बोलते हैं इसको। इसी के बाद मैं आपको समझा पाऊंगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। के इज नॉट इक्वल टू के आर व्हेन फ्रेश इशू लिखा है, बट वो फ्रेश इशू मैंने समझाया नहीं है। मैंने सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट को एरो देकर नीचे के 2 पॉइंट समझाया अभी तक। सेकंड पॉइंट बाकी है, वो सेकंड पॉइंट मैं तब तक नहीं समझा सकता जब तक आपको फ्रेश इशू क्या है ये नहीं समझता। तो फ्रेश इशू को ही बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी, क्योंकि भैया आप पैसा तो बाहर से ला रहे हो, एक्सटर्नल इक्विटी बोलते हैं उसको। और उस केस में आपका फॉर्मूला स्लाइटली चेंज होगा। D1 नॉर्मल फॉर्मूला जो यूज होता है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, तो D1 अपॉन P0 माइनस F करने का और फिर प्लस G कर आंसर लिखने का। तो इस फॉर्मूले में और पहले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? D1 अपॉन P0 के जगह प्राइस में से, करेक्ट, वेरी गुड, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दिया। फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दिया, बिकॉज दोस्तों अगर प्राइस रहेगा 24, बट मैंने अभी फ्रेश इशू किया है, 1 रुपया मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो मेरे जेब में तो 23 रुपीज आया ना एज ए कंपनी, तो मेरा नेट प्रोसीड कितना बन जाएगा? 23। इसलिए मैं ले रहा हूं प्राइस आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके गाइस, क्लियर एवरीवन? जब जब फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी होगा तब तब आपका प्राइस आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी। अब आप सोचो के आर और के यहां पर भी सेम क्यों नहीं होते? के आर इज नॉट इक्वल टू के, बिकॉज के आर के लिए आप फॉर्मूला नॉर्मल यूज करोगे, क्योंकि रिटेन अर्निंग तो कंपनी के पास ऑलरेडी है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा D1 अपॉन P0 प्लस G। बट इस के लिए जो कि फ्रेश इशू है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला यूज होगा जो अभी अभी डिस्कस किया था अपन ने, ये वाला फॉर्मूला। अब आप बोलो एक जगह फ्लोटेशन का इंपैक्ट आ रहा है, दूसरी जगह नहीं आ रहा है, तो दोनों सेम कैसे रहेंगे? डिफरेंस इज ड्यू टू फ्लोटेशन कॉस्ट, बिल्कुल सही है। डिफरेंस इज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। एक जगह फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा है फ्रेश इशू में और दूसरी जगह नहीं आ रहा है, तो के आर लेते हो फ्लोटेशन कॉस्ट मत लो,
क्यों नहीं लेना है सर, बट केआर के वक्त क्यों नहीं लेना है? बिकॉज बेटा केआर इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग कभी फ्रेश इशू नहीं होता, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता, कंपनी के पास वो ऑलरेडी होता है। बट फ्रेश इशू जब जब करेंगे तब तक फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करना होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इंडिविजुअल कॉस्ट एंड कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने सब कुछ डिटेल में कवर किया विद एग्जांपल्स एंड लॉजिक्स। ओके, कल हम बैक कैलकुलेशंस कवर करेंगे, बट आज मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसपे बैक कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व रहेंगे। कहीं पर भी आप अगर नहीं समझ पाओ, कहीं रुक जाओ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल के डिस्कशंस में जो जो मैं बोलूंगा वही आपके एक्सीलेंट पॉइंट्स रहेंगे, दैट्स माय गारंटी। क्योंकि ऐसी 18 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं ना, जितनी आपकी उम्र है, राइट? तो चलिए सर, मुझे टीपी और बी वाला क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज एक बार ब्रीफ कर दोगे, दोबारा समझा दो। बाप रे, देखो बेटा, रिटेन अर्निंग मेरे पास है, तो मैं कंपनी हूं, तू इन्वेस्टर है, ठीक है? तो ध्यान से सुन, ठीक है? इसने पूछा क्वेरी, इनामता, ठीक है? ध्यान से सुन, यू आर इन्वेस्टर, मैं कंपनी, मेरे पास तुम्हारे रिटेन अर्निंग वाले पैसे हैं। ये पैसे मैं अगर तुम्हें दे दूं तो तुम मार्केट में इन्वेस्ट कर कर उस पर अर्न करोगे केई रेट, क्योंकि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो। केई मतलब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, तो आप अर्न कर लोगे। सपोज 2 मिनट के लिए सोचते, मेरा एग्जांपल ले लेते, 14%। आप अर्न करोगे 14%, बट जो भी आप अर्न करोगे इन्वेस्ट कर कर, मेरे रिटेन अर्निंग के पैसे आपके जेब में गए, आपने बाहर से अर्न किया 14%, बट उस पर आपको भरना पड़ेगा 20% का पर्सनल टैक्स। तो आपने नेट कितना अर्न किया? 11.2 अर्न किया। 14 इंटू 1 माइनस 0.2, तो आपने कितना अर्न किया? 11.2 अर्न किया। बट सपोज कि ये अर्न करने के लिए तुमने ब्रोकरेज भी दिया, जो कि 100 रुपीज का 2% था, तो आपको ब्रोकरेज भी 2 रुपीज का चला गया। तो 11.2 में से और 2 माइनस कर दो, तो नेट आपके हाथ में 9.2 ही आया। तो ये बन गया आपके लिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। करेक्ट? अच्छे से समझ गया? अब अगर यही ब्रोकरेज आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर नहीं लेते हो 100 रुपीज पर, बट आप 11.2 के अर्निंग पर लेते हो, तो आप इसको ऐसा लिखते हो, के आर इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी। इंटू 1 माइनस बी कब लेने का? जब ब्रोकरेज इज ऑन अर्निंग। एंड अगर डायरेक्ट बी माइनस कर रहे हो एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म्स में, तो उसको कैसे लिखने का? वो कब लेने का? व्हेन ब्रोकरेज इज ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो सिंपल रूल रखो, ब्रोकरेज इज ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही लेना है आपको। इफ नथिंग इज गिवन, ऑलवेज अज्यूम दिस, ब्रोकरेज इज ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ओके, रिमेंबर दिस लॉजिक। ग्रेट सर, आप 18 साल के लगते हो, सो फिट। अरे क्या चाहिए, क्या ले रहे हो तुम? हाँ, स्टडी लीव में मुझे मालूम है, तुम अकेले बैठे हो, तो तुमको लेने के लिए कोई नहीं मिल रहा है ना, तुम्हारे दोस्त आसपास से, तो मेरी मत लो यार, ठीक है? चलो गाइस, तो प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। एंड क्वेश्चंस जो आपको आज के आज सॉल्व करने हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपका क्लियर हो चुका है, बट फिर भी जस्ट फॉर ब्रशअप मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 वो याद से सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेना एक बार, then you can solve a basic question to understand the concept of WACC, question number 7। और इसी में थोड़ा सुपीरियर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये WACC का क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा हट करे, अच्छे से सॉल्व करना। और फिर 18 से 26 में बेटा ये क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे, मत सोचना कि इतने सारे दिए, आप ग्लांसिंग करोगे तो भी चलेगा, या सॉल्व करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। और इसी के साथ साथ एफएम क्वेश्चनर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ऑब्वियसली आपको फुल सॉल्व करना है, बट आज के लिए आप टारगेट रख सकते हो एटलीस्ट फर्स्ट 7 क्वेश्चंस। आज के लिए टारगेट रख सकते हो आप 7 क्वेश्चंस का, ताकि आपको थोड़ा डिवाइडेड वर्क मिल जाएगा, आज थोड़ा और कल थोड़ा, ठीक है? क्वेश्चनर फुल सॉल्व करना है, बट 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि 1 2 3 4 एंड 18 से 26 सब सॉल्व करना है आपको, ठीक है? याद से इतना सॉल्व कर लेना दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड वी विल बिकम परफेक्ट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है गाइस? चलो, सी यू, बाय बाय, टुमारो 4 o'clock।
यस फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि सब लोग एकदम अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कल हमने इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन देखा। हमने देखा कि कैसे केडी, केई, केपी ये सब कैलकुलेट होता है, कैसे रिटेन अर्निंग का कॉस्ट कैलकुलेट होता है और कैसे आपका एक्सटर्नल इक्विटी का कॉस्ट भी कैलकुलेट होता है। और आज हम लोग देखने वाले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक बुक वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। नंबर वन चीज कौन सा मेथड कब यूज करना है, नंबर टू चीज कि आपको कौन से मेथड के वक्त क्या ख्याल रखना है, एक्सीडेंट पॉइंट्स। एंड नंबर थ्री चीज, सबसे मेन मुद्दा यह है कि कैलकुलेशंस कैसे होते हैं और मार्जिनल वैक क्या रहेगा और न्यू वैक क्या रहेगा। आज के सब जो है ये सब किस्से हम लोग शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। सर स्पेक्स में अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया भाई। अभी क्या करें, 40 के बाद का स्पेक्स है भाई, तो क्या करें, अभी लग गया तो लग गया है ना। अब अच्छे लग रहे हैं तो बढ़िया है। सर खुद स्टूडेंट लग रहे हो, क्या बात है। मतलब ऐसा होता है तुम लोग एक्चुअली अकेले बैठ कर ना, तुम लोगों को कोई मिलता नहीं है, तुम मेरी लेते हो और कुछ नहीं है। अच्छा, एक कोई हैंड रेस किया है, शिट्स, तो एक बोलिए भाई, कोई अगर यहाँ पर ये रहेगा तो कुछ क्वेरी रहेगा तो बोलिए, बाकी तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर अनम्यूट करने का परमिशन चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ। आपको क्या डाउट है बोलिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सर मैं आपका फर्स्ट लेक्चर देखा तो मुझे लगा 30 के आसपास होंगे क्या। राहुल, चलो स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्टली तुम बोल रहे हो सर, स्टार्ट कर देते हो क्या, है ना। चलो लेट अस स्टार्ट। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 टू 7 17 18 से टोटली 26 तक आप लोगों ने क्या किया है, पूरा का पूरा सॉल्व किया है रेगुलर नोट से, राइट। एंड क्वेश्चनर बुक आपको फुल सॉल्व करना है, बट कल का मैंने आपको टारगेट दिया था कि आपको 7 क्वेश्चंस तो सॉल्व करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए रहेंगे। यस, वेरी गुड किया है सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑल ऑफ यू नो कि ये जो वैक कैलकुलेशन होता है ये दो तरीके से होता है। नंबर वन बुक वैल्यू, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, और नंबर टू होता है मार्केट वैल्यू, जो कि थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट। बट इन दोनों में से ज्यादा लॉजिकल क्या बनता है, मार्केट वैल्यू। तो अगर कुछ नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आप लोगों ने मार्केट वैल्यू मेथड से सॉल्व करना चाहिए। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों मेथड के आपके नोट्स में दिए, आप एक बार पढ़ लेना, आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मार्केट वैल्यू मेथड ज्यादा सुपीरियर है। एट द सेम टाइम मार्केट वैल्यू मेथड यूज करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट वैल्यू पर शेयर, पर डिवेंचर, पर प्रेफरेंस शेयर कितना है, तभी आप मार्केट वैल्यू मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बुक वैल्यू मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा रेलेवेंट जो है वो मार्केट वैल्यू मेथड है। आप एग्जैक्टली वैक कैलकुलेशन कैसे करते हो इज वेरी सिंपल, आपको मैं थोड़ा ज्यादा लॉजिकली समझा देता हूँ। अभी क्यों निकालने के लिए आप सबको पता है कि केडी को इनटू डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी करते हैं, एंड सेम लाइक दिस प्लस के साथ के को इनटू इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी करते हैं। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग व्हाट एग्जैक्टली, मैं इंडिविजुअल कॉस्ट को उसके प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे मेरे स्क्रीन को अच्छे से, तो मेरा इंडिविजुअल कॉस्ट उसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि केडी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ डेट है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शन ऑफ डेट हो रहा है। वापस से के इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी हो रहा है, राइट। तो उससे मुझे ओवरऑल कॉस्ट मिल रहा है। बट अगर मेरे पास दो टाइप के कैपिटल नहीं है, डेट इक्विटी, तीन चार टाइप के कैपिटल है, तो ऑब्वियसली ये कैलकुलेशंस थोड़े से वियर्ड लगेंगे, लंबे लगेंगे। उससे अच्छा बेटर है
कि मैं सिस्टमैटिक फॉर्मेट से उसे कैलकुलेट करूं। तो सिस्टमैटिक फॉर्मेट क्या रहेगा उसका, देखिए मेरे साथ, अगर आपको याद है तो एक एक कॉलम लिखते जाइए, मैं लिखते जाऊंगा आगे, ठीक है। अगर आपको कॉलम्स याद रहेंगे तो कॉलम्स लिखते जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, बोलिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, सोर्स ऑफ फंड्स, जिसको हम सोर्स ऑफ फाइनेंस या टाइप ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सब नाम इधर आएंगे। उसके बाद वेरी गुड अमाउंट आएगा। अब ये जो अमाउंट है ये या तो बुक वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू आता है, ठीक है। वेरी गुड, वेट मतलब प्रपोर्शन आएगा, प्रपोर्शन आ जाएगा। और प्रपोर्शन के बाद वंडरफुल इंडिविजुअल कॉस्ट, और इंडिविजुअल कॉस्ट के बाद वंडरफुल सुपर्ब प्रोडक्ट आ जाएगा। ये 5 कॉलम का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हम लोग सिस्टमैटिकली यूज करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आ रहा है। तो इसके अंदर एग्जांपल लेकर समझा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए नॉर्मली इक्विटी शेयर कैपिटल होता ही है, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस रहेगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा सपोज, फिर सपोज डिवेंचर्स है हमारे पास, एंड लास्टली सपोज हमारे पास टर्म लोन है, ठीक है। तो ये मेरे पास अलग अलग 5 सोर्सेस लिख दिए मैंने। अब इन सब का अमाउंट या तो आई टोल्ड यू बुक वैल्यू रहेगा, या तो आई टोल्ड यू मार्केट वैल्यू रहेगा। 2 मिनट के लिए सोचते हैं बुक वैल्यू रहेगा। तो बुक वैल्यू के केस में आप सबको पता है फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। वैसे सेम रिजर्व्स एंड सरप्लस का बुक वैल्यू गिवन रहता है जो बुक्स में है। रिजर्व प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए वापस से फेस वैल्यू पर शेयर इनटू प्रेफरेंस शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स, देन डिबेंचर का फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, टर्म लोन का जितना बुक में वैल्यू है वो दिया रहता है। तो इन सब को लेने का और इन सब का एडिशन यहां पर करने का, इसको हम बुलाएंगे टोटल। अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल आइटम को डिवाइडेड बाय टोटल करके इनटू 100 करते हैं। फिर से यहां पर मिल जाता है प्रपोर्शन, फिर से इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 करोगे तो इसका भी प्रपोर्शन मिल जाएगा। ऐसे हर एक का आप क्या करते हो, प्रपोर्शन निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल ये 70 है और ये 700 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आ जाएगा 0.1। 0.1 को आप 0.1 लिख दो या तो 10 लिख दो, 10%, कोई बात नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली 70 डिवाइड बाय 700 इंटू 100 करके आपका 10 का फिगर आ जाएगा, राइट ऑल ऑफ यू। 0.1 या तो 10, दोनों में से एक, ओके। वैसे ही सेम यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस अगर 2 मिनट के लिए सोचते हैं 140 रहेगा, तो फिर यहां पर शायद 20 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरीके से आपके प्रोपोर्शंस निकलते जाएंगे, राइट। यहां तक का बात एकदम क्लियर है। अब आप क्या करते हो, इंडिविजुअल कॉस्ट लेते हो, जैसे कि आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि के कैसे आता है, यहाँ पर के आर कैसे आता है। तो सपोज आपका के रहेगा मान लीजिए 14%, आपका के आर रहेगा मान लीजिए 11.2%, तो वो सब इधर आएंगे। बट ऑब्वियसली एग्जाम में आप के आर के नहीं लिखोगे, डायरेक्ट 14, 11.2 ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो जैसे लिखोगे वैसे मैं भी लिखता हूँ, के आर के वगैरह सब कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पर, मतलब नंबर्स लिखे मैंने, ओके। अब क्या करना है आपको, इंडिविजुअल आपका प्रपोर्शन इनटू इंडिविजुअल कॉस्ट, प्रपोर्शन इनटू इंडिविजुअल कॉस्ट, प्रपोर्शन इनटू इंडिविजुअल कॉस्ट। यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट लोगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सपोज ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ये कॉलम सी, ये कॉलम डी, तो कॉलम नंबर ई इज इक्वल टू सी इंटू डी करना पड़ेगा आपको, बहुत सिंपल है। और उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, करेक्ट। और ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो रहेगा ना बेटा, दिस विल बी योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी द प्रोडक्ट का टोटल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वैक कैलकुलेशन करते हैं। वैक कैलकुलेशन करते हो मेनली बुक वैल्यू मेथड में रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग से आते हैं, बट मार्केट वैल्यू मेथड में आपको अलग तरीके से उसे ट्रीट करना पड़ता है। क्या तरीका उसे ट्रीट करने का, आई विल एक्सप्लेन यू। पहले ये बुक वैल्यू मेथड था, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। डोंट वरी अबाउट रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 26, आई विल सॉल्व इट, डोंट वरी। इधर फोकस करो गगन, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए मुझे। बुक वैल्यू मेथड, सिर्फ बुक वैल्यू के तक कोई डाउट है किसी को, नो डाउट, चलो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी सेम किस्से को अगर मैं आपको मार्केट वैल्यू मेथड से बताऊं तो पूरा का पूरा किस्सा सेम है दोस्तों, सिर्फ स्लाइट डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसके लिए आपको केयरफुल रहना है। क्या डिफरेंस है सर एग्जैक्टली?
यहां पर मैं बात करूं प्योरली मार्केट वैल्यू मेथड की, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू मेथड में सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके लिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर फॉर इक्विटी ऑफ कोर्स। फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लस का मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, मैं आपको वो समझा देता हूं। दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलते हैं इसको, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है वो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो, पूरे शेयर्स की वैल्यू है वो। अब पूरे शेयर्स की वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, इस वैल्यू को स्प्लिट करते हैं किसके और किसके बीच, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस के बीच। इन दोनों को स्प्लिट करने का है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के बीच किस प्रोपोर्शन में शिफ्ट करोगे आप, स्प्लिट करोगे। मान लो एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, ये 1,00,000 रुपया है और 2 मिनट के लिए सोचते हैं ये 50 रुपीज पर शेयर है। ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा। क्या क्या ये 50 लाख हो जाएगा, राइट। 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, 50 रुपीज पर शेयर मार्केट वैल्यू है, तो 1,00,000 इंटू 50 लाख रुपीज का वैल्यू आ जाएगा मार्केट वैल्यू, ठीक है। हो सकता है कि 1,00,000 रुपीज इंटू 10 रुपीज पर शेयर, इस तरीके से 10 लाख रुपीज जो है वो उसका बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू मेथड में तो ऑफकोर्स 10 लाख ही आएगा, बट मार्केट वैल्यू मेथड में 50 लाख का मार्केट वैल्यू आएगा। बुक वैल्यू मेथड में अलग से रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू रहेगा। सपोज रिजर्व एंड सरप्लस 27 लाख है, तो रिजर्व एंड सरप्लस अलग से 27 लाख लिखेंगे आप। तो ऊपर का जो भी मैंने आपको अभी हाईलाइट करके बताया ये वाला पार्ट, ये बुक वैल्यू मेथड का लॉजिक है। बट मार्केट वैल्यू में रिजर्व एंड सरप्लस का सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होता है। आप क्या कर रहे हो, फिर आप ये जो वैल्यू निकाले हो, दिस इज मार्केट वैल्यू। इस मार्केट वैल्यू को क्या करना है हमें, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस में स्प्लिट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे बताओ, क्या करना होगा, 50 लाख को डिवाइडेड बाय 37 लाख करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख करना पड़ेगा, तब जाकर आपका यहां का वैल्यू आ जाएगा। एंड 50 लाख को फिर से डिवाइडेड बाय 37 लाख कर कर इंटू 27 लाख करना पड़ेगा, तब जाके रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को स्प्लिट करना है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस में, तो आई एम स्प्लिटिंग दैट इन द प्रपोर्शन ऑफ बुक वैल्यू। आर यू ऑल विथ मी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये देखो, ये मेरा बुक वैल्यू 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस मेरा 27 लाख का है। टोटल कितना होता है इन दोनों का, 37 लाख सर। तो मैंने क्या किया, इस 50 लाख को डिवाइडेड बाय 37 लाख करके इंटू 10 लाख इधर किया, इंटू 27 लाख उधर किया, तो मैंने स्प्लिट कर दिया मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन द प्रोपोर्शन ऑफ बुक वैल्यूज। बहुत सिंपल बात। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जनरली ऐसा तब लिखा जाता है जब मेरा के आर और के ई अलग है। के आर अलग है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, एंड मेरा के ई अलग है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर दोनों सेम है तो क्या करोगे सर, दोनों सेम है तो स्प्लिट कर कर क्या फायदा बेटा, स्प्लिट कर कर क्या फायदा रहेगा ना। स्प्लिट करना है तो कर लीजिए, शौक से कर लीजिए, बट मल्टीप्लाइड बाय तो के ही होने वाला है। तो के ही अगर आपका 14% है तो आप 50 लाख को 14% से मल्टीप्लाई करो, या जो भी इन दोनों के आंसर आ रहे हैं उनको 14 से मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आएगा ना। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। तो 2 मिनट के लिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूं कितना आंसर आता है बेटा इसका। 50 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 10, 13.51 ले लेते हैं 2 मिनट के लिए, करेक्ट। एंड 13.55 ले लेते हैं क्या, ठीक है। 13.5 एंड ओके 51 एंड 36.49। तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यूज यहां पे लूंगा, 13.51, 36.49, ये वैल्यूज इधर आएंगे, ओके। अब 2 मिनट के लिए सोचते हैं इसके जो भी प्रोपोर्शन निकालना है वो निकाल लिया आपने। इंडिविजुअल कॉस्ट जो है दोनों का 14% है, तो मुझे बोलो क्या ही कर लिया अपन ने ये कर कर।
ये स्प्लिट की जरूरत थी क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फिर। अगर यहां पर 14 है और यहां पर भी 14 है तो स्प्लिट करने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, मैथमेटिकली कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि दोनों अमाउंट अल्टीमेटली 14% से मल्टीप्लाई होगा, राइट। बट अगर 2 मिनट के लिए सोचते कि के जो है वो 14 है बट के आर जो है वो 11.2 है, के इज नॉट इक्वल टू के आर, अब मुझे स्प्लिट करना जरूरी है क्या, अब मुझे स्प्लिट करना जरूरी है क्या, यस डेफिनेटली जरूरी है। तो मुझे स्प्लिट क्यों करना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने लॉजिकली आपको बताया। ओके, अब इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। हाउ डू यू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉमन सेंस लगा के बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू कैसे आएगा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अंडरस्टूड। एंड how do you calculate the market value for debentures, same logic, number of debentures multiplied by market price per share of debentures, and that will give you total market value of debenture. What will be the market value for term loan, market value of term loan will be always be equal to, yes, book value same रहेगा, बुक वैल्यू, टर्म लोन का बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है, बिकॉज दोस्तों जितना मेरे बुक्स के हिसाब से देना बाकी है उतना ही मैंने एक्चुअली देना बाकी है, जितना मैंने मेरे बुक्स के हिसाब से देना बाकी है उतना ही मेरा एक्चुअल देना बाकी है। अगर मेरे बुक्स में दिख रहा है 25 लाख देना बाकी है भाई, तो इसका मतलब एक्चुअली कितना देना है, 25 लाख, राइट। तो ये आ गया आपका बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू फॉर टर्म लोन। तो ये बातें आप सबको समझी क्या, क्या यहां तक सब कुछ आपको समझा है अच्छे से, ग्रेट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोपोर्शन निकालना है, उसी सेम तरीके से प्रोपोर्शन निकालोगे आप, टोटल लोगे भैया, इंडिविजुअल आइटम को डिवाइड बाय टोटल करोगे, इंडिविजुअल आइटम को डिवाइड बाय टोटल करोगे और इनटू 100 कर प्रोपोर्शन आएगा, इंडिविजुअल आइटम को लोगे डिवाइड बाय टोटल करोगे और फिर आ जाएगा आपका इनटू 100 करके प्रोपोर्शन। एंड फिर आपको सबको पता है कि इधर केपी से मल्टीप्लाई होगा, इधर केडी से मल्टीप्लाई होगा और इधर अलग से केडी से मल्टीप्लाई होगा। टर्म लोन का केडी और डिबेंचर का केडी अलग रहेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि टर्म लोन का इंफॉर्मेशन अलग रहेगा और डिबेंचर का इंफॉर्मेशन अलग रहेगा, राइट। हाउ डू यू कैलकुलेट द टर्म लोन कॉस्ट सर, नॉर्मली टर्म लोन का टर्म ही दिया नहीं रहता है, टर्म लोन का टर्म नहीं दिया रहेगा तो क्या करना सर, फिर इररेडीमेबल कंसीडर कर लो। इररेडीमेबल कंसीडर करने के लिए क्या करोगे, आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100, राइट। एंड व्हाट विल बी नेट प्रोसीड सर, जितना उसका वैल्यू है वही उसका नेट प्रोसीड है। और आई क्या रहेगा, आई होप यू रिमेंबर यस्टरडे आई टोल्ड यू आई इज इंटरेस्ट अमाउंट, तो जितना भी उसका वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय रेट करोगे तो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, तो दैट विल बी योर आई, वेरी गुड। तो एक्सीडेंट पॉइंट नंबर 1, आई आप लेते हो इंटरेस्ट रेट टर्म लोन में और उससे सब गड़बड़ होता है, ओके, डोंट डू दैट। टर्म लोन के इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टर्म लोन का अमाउंट इंटू रेट कर टर्म लोन का इंटरेस्ट निकलेगा, उसको इंटू 1 माइनस टी करने का डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, मतलब जितने का टर्म लोन है वो लेने का और लास्ट में इंटू 100 करने का, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आपका वैक कैलकुलेशन होता है फॉर मार्केट वैल्यू मेथड, राइट। मैंने क्वेश्चनियर बुक में प्रॉपरली क्वेश्चंस मेंशन करके दिए कि आप स्प्लिट करने के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन यूज करना है, सब कुछ। अभी जो स्प्लिटिंग मैंने आपको सिखाया, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इस स्प्लिटिंग पर जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है आपके क्वेश्चनियर नोट्स में, वो भी मैं आपको लिखवा के दे देता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। Question number 9. Question number 9 of your questionnaire book. Not regular book, questionnaire book. Huh? So that will be a very good question for you for practicing the split. How do you split the total market value of equity share capital in equity share capital and reserves and surplus? इक्विटी का टोटल मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल में और रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैसे स्प्लिट करना है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, ये था आपके वैक कैलकुलेशंस। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जाने के पहले, डू यू नो द मीनिंग ऑफ मार्जिनल वैक?
Do you remember what is marginal WACC? Very good guys, wonderful. WACC of additional funds only. नाम से ही समझ रहे आपको, मार्जिनल मतलब एडिशनल फंड्स आपने रेज किए और हम WACC सिर्फ उसी का निकाल रहे हैं, तो उसको हम बुलाते हैं मार्जिनल WACC. ठीक है, तो राइट देयर WACC ऑफ एडिशनल फंड्स ओनली. तो जो पैसा आप लेटेस्ट में रेज कर रहे हो उसी का अगर मैं WACC निकालू, सिर्फ उसका WACC, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल WACC. फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के पास 10,000 करोड़ है, मेरी कंपनी ने और 200 करोड़ रेज किए. ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ वो एडिशनल 200 करोड़ जो रेज हुए उसका कॉस्ट निकाल लेता हूं, तो उसे बोलते हैं मार्जिनल WACC. वो 200 करोड़ हमने सपोज 3 सोर्सेस से लाए, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, तो हम वो 200 करोड़ का कॉस्ट निकालेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस का. जैसे अभी अपन ने टेबल बनाया वैसे ही टेबल बनेगा, बट इतने सारे आइटम्स नहीं आएंगे उसमें, सिर्फ 3 आइटम आएंगे, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस. टोटल ऑफ फंड्स आल्सो वी नो 200 करोड़ ही आएगा, और प्रोपोर्शंस आल्सो वी नो इंडिविजुअल आइटम डिवाइड बाय टोटल 200 into 100, दैट विल गिव यू योर प्रोपोर्शन. इंडिविजुअल कॉस्ट अगर मैं डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस बोल रहा हूं तो केडी, केपी, केई, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी. ओके, एंड लास्टली प्रोडक्ट का टोटल विल बी योर मार्जिनल WACC. सपोज सर व्हाट अबाउट दैट 10,000 करोड़ जो ऑलरेडी है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये बन गया मार्जिनल WACC. ओके, अब बात करेंगे न्यू WACC. व्हाट इज न्यू WACC फ्रेंड्स? न्यू WACC का मीनिंग क्या है बताओ जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, फटाफट. टोटल एडिशनल वाला एंड प्रीवियस फंड्स वाला. वेरी गुड. एग्जिस्टिंग प्लस एडिशनल फंड्स का WACC. न्यू प्रोजेक्ट के WACC को नहीं बोलते बेटा, न्यू प्रोजेक्ट का WACC नहीं, एग्जिस्टिंग एज वेल एज मार्जिनल, ये भी नहीं आएगा एक्चुअली, एग्जिस्टिंग और मार्जिनल नहीं आएगा, ओरिजिनल WACC प्लस एडिशनल WACC नहीं आएगा. ध्यान से सुनो, आपके पास 10,000 करोड़ थे मेरे एग्जांपल में, आपने कितना रेज किया एडिशनल? 200 करोड़. अब आपको 10,200 करोड़ का WACC निकालना है, इसको बोलते हैं न्यू WACC. एग्जिस्टिंग कैपिटल, न्यू कैपिटल दोनों को जोड़कर, सपोज एग्जिस्टिंग कैपिटल आप 4 सोर्सेस से लाए थे, न्यू कैपिटल आपने एडिशनल 3 सोर्सेस से लाया, तो अब आपको टोटल 7 सोर्सेस रखने और उससे आपका WACC कैलकुलेट करना है पूरा, इसको बोलते हैं न्यू WACC. तो न्यू WACC इज नथिंग बट टोटल WACC आफ्टर न्यू फंड्स आर रेज्ड. टोटल WACC आफ्टर न्यू फंड्स आर रेज्ड. तो आपको क्या करना है, आपके रेगुलर बुक निकालो, नो नोटबुक कॉन्सेप्ट वाला बुक निकालो, और उस बुक में मार्क कर लो क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एकदम प्रिसाइजली क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, न्यू WACC के लिए आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन नंबर 9 रेगुलर नोट्स का, और मार्जिनल WACC का क्वेश्चन तो मैंने आपको दे ही रखा था कल, क्वेश्चन नंबर 6 रेगुलर नोट्स का. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करोगे, मार्जिनल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लोगे रेगुलर नोट्स का, तो फिर आपका टोटल न्यू WACC का भी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. आई होप ये सब बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही है. अब बात करते हैं मुद्दे की, कि भैया इसमें काफी जगह आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मार्केट वैल्यू निकालते वक्त, WACC कंप्यूटेशन के वक्त, मे बी इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना है आपको, या मे बी कैलकुलेशन ऑफ WACC करना है. तो आपको इस चैप्टर में क्या कंफ्यूजन होता है मैं आपको वो बता रहा हूं, ताकि आप एकदम क्लियर रहो कि वो कंफ्यूजन दूर कैसे करना है. आपको ये लोग बोलते हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर जो है वो 105 है, बट डिवेंचर इश्यू हुए थे 101 पर. अब आप बोलो कि आपका नेट प्रोसीड कितना लोगे आप? मार्केट वैल्यू था 105, इश्यूड एट
101। आपका नेट प्रोसीड कितना आएगा? ऑफ कोर्स 101 आएगा, करेक्ट, 101 आएगा। दूसरा कंफ्यूजन वाला पॉइंट, ठीक है, ये फर्स्ट कंफ्यूजन क्लियर है। मार्केट वैल्यू दिया है और इश्यूड एट दिया है, तो क्या लेने का? इश्यूड एट लेने का, ठीक है। सेकंड एक्सीडेंट पॉइंट, ध्यान से सुन रहे हो सब लोग अच्छे से, अपने अपने वर्डिंग में लिखना है तो लिख देना, ठीक है। सेकंड एक्सीडेंट पॉइंट, अगर आपको ये लोग बोलते हैं कि द डिबेंचर्स आर ट्रेडिंग एट 105, देयर इज अ 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, सिर्फ इतना बोला, ठीक है। ऊपर कहीं पे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 100 लिखा था, बट यहां पर इतना बोला है 105 का डिबेंचर है, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो मुझे बताओ ये 2% 105 पे अप्लाई होगा या 100 की फेस वैल्यू पे अप्लाई होगा? फ्लोटेशन कॉस्ट निकालने के लिए, बिकॉज आप क्या करते हो, मार्केट प्राइस 105 में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके नेट प्रोसीड निकालते हो। तो ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट आप लगाओगे, मतलब परसेंटेज ऑफ 2%, वो किस पर लगाओगे? यस, 105 पे लगाना है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां पर ये 2% 100 पे लगता है। वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जहां पे आप एक क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ोगे, वहां पर लिखा रहता है, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में कहीं पर लिखा रहता है, या क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा रह सकता है, फ्लोटेशन कॉस्ट इज टू बी अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का, एक एक पैराग्राफ पढ़कर सॉल्व नहीं करने का, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्व करने का, क्योंकि ऊपर लिखा रहेगा मार्केट प्राइस 105, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, नीचे लिखा रहेगा फ्लोटेशन कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो उस केस में आप 105 में से 2 रुपीज लेस करोगे। 2 रुपीज क्या है सर? 100 फेस वैल्यू पर 2%। आर यू क्लियर? तो ये एक्सीडेंट पॉइंट्स का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है गाइस। तो चलिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि हमारा वैक कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो भी क्लियर हो चुका है। हमने मार्जिनल वैक कवर किया, एडिशनल वैक कवर किया, बुक वैल्यू कवर किया, मार्केट वैल्यू कवर किया। मैंने आपको स्प्लिट भी बताया कैसे स्प्लिट होता है। टर्म लोन का कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर है कि टर्म लोन का बुक वैल्यू ही उसका मार्केट वैल्यू होता है। टर्म लोन का टर्म नहीं दिया रहता है 99.99%, तो उस टाइम पर टर्म लोन के केडी कैलकुलेशन के लिए I into 1 minus T divided by net proceed into 100 करना है, irredeemable कंसिडर करना है। नेट प्रोसीड क्या लेना है? जितना बुक वैल्यू है उतना लेना है। आय कितना लेना है? उस बुक वैल्यू पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर लो, उतना आपका आय बन जाएगा, राइट। ये सब बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है हमारे माइंड में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको आज क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको आज रेगुलर नोट्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जो कल बोले थे वो तो आपने सॉल्व कर ही दिए रहेंगे। विद दैट एक्सपेक्टेशन आई एम टेलिंग यू, आपको आज क्वेश्चनियर बुक पूरा सॉल्व करना है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 8 के आगे। क्वेश्चनियर बुक पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8 के आगे, ठीक है। चलो, गगन को नींद नहीं आई लगता कल रात। भाई गगन, तू बोल दे मेरे को कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। आज बात कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बात कर रहे तुम? 26 ऑफ रेगुलर नोट्स, क्वेश्चन नंबर 26। अब रेगुलर नोट्स मेरे सामने नहीं है, बट आपके मतलब मेरे सामने नहीं, मतलब सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट आपके पास, सबके पास अवेलेबल है। तो एवरीबॉडी कम टू पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा हट करे बट ये बोलता है कंपनी हैज इशूड 10,000 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each with a maturity of 5 years. At maturity, the debenture holder will have an option to convert the debentures into equity share of the company in the ratio of 1:10, मतलब एक डिबेंचर के लिए 10 शेयर्स। ओके, the current market price of the equity share is 12 rupees and historically the growth rate of 5% per annum is there. इसका मतलब आज का प्राइस कितना है उसका 12 रुपीज है, तो इमीडिएटली 5 साल बाद उसका प्राइस क्या रहेगा आप इजीली निकाल पाओगे, बिकॉज 12 को आपको 5% ग्रोथ रेट से ग्रो करना है अगले 5 सालों के लिए, राइट। तो वो बन जाएगा वैल्यू पर शेयर। डिबेंचर्स के बदले में, एक डिबेंचर के बदले में 10 शेयर मिलते हैं, तो इसको इंटू 10 कर लोगे तो आपको समझ जाएगा आपका रिडीमेबल वैल्यू व्हेन यू कन्वर्ट। एंड इफ यू डोंट कन्वर्ट, तो उस केस में तो आपका डिबेंचर का जितना फेस वैल्यू है उतना ही आपका रिडीम होने वाला है, मतलब 100 रुपीज रिडीम होने वाले हैं। तो आप एज एन इन्वेस्टर क्या करना पसंद करोगे मिस्टर गगन? 5 सालों बाद आप 10 शेयर में कन्वर्ट करना पसंद करोगे या डिबेंचर को डिबेंचर में रखना पसंद करोगे? वो डिपेंड करता है
कि 5 साल बाद किसकी वैल्यू ज्यादा है, 10 शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है या आपके डिवेंचर की फेस वैल्यू जो आपको रिडीम होने वाली है वो ज्यादा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालना पड़ेगा 5 सालों बाद की। तो व्हाट आई विल डू, I'll use simple the formula of present value into 1 plus r raised to n to get my future value। तो आज का वैल्यू कितना है, 12 रुपये सर। ग्रोथ रेट कितना है, 5% है सर। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 ईयर्स है। तो आपको बस इसको सॉल्व करना है ताकि आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर समझ जाए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ क्या समझ रहा है आपको, इक्विटी शेयर समझ रहा है। इसकी वजह से आपको कितना आता है उसका 153.15। ओके, और अगर डिबेंचर्स का वैल्यू बोलूं मैं आपको, तो डिबेंचर्स का रिडीमेबल वैल्यू 100 रहने वाला है। नथिंग गिवन, डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट 100। तो आप बोलो मुझे आपको 100 चाहिए या आपको 153.15 चाहिए। यस, वेरी गुड, 153.15 चाहिए। तो ये बन गया अपने लिए रिडीमेबल वैल्यू। ये पूरा कैलकुलेशन क्यों किया, टू गेट आवर रिडीमेबल वैल्यू। एक बार रिडीमेबल वैल्यू क्लियर हो गया तो आप सीधा सीधा आपका केडी का फॉर्मूला यूज कर लो और आपका आंसर निकल जाएगा। केडी का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर बी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर बी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100। इसमें आपका आई कितना लोगे, जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, फेस वैल्यू कितना है 100, 100 पर 15%, 15 रुपीज होता है, इंटू 1 माइनस 0.35 रहेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्लस रिडीमेबल वैल्यू आप लोगे 153.112 माइनस नेट प्रोसीड, जितना जेब में पैसा आया, कुछ बोला नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट तो 100 आया, नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स है। सिंपल दोस्तों, दोनों का सिंपल एवरेज लास्ट में इंटू 100, इससे आपको आपका केडी मिल गया। समझ गए? डन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। अक्षता बोल रहे अभी एक एक पॉइंट, बाप रे, सब लोग ऐसे पूछेंगे तो सिलेबस कैसे होगा भाई। रिवीजन कर रहे हैं अपन, रेगुलर थोड़ा ना, आपके पास व्यूज है, ऐसे क्या कर रहे हो आप, व्यूज देखो, यूज करो यार, डबल मेहनत करवा रहे हो। ठीक है, चलो लास्ट क्या बोल रहे हैं ये लोग आपको, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड्स एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड ना, पॉइंट सी एंड डी। अक्षता ये क्लास में मैंने आपको 4 बार बोला था कम से कम कि ये क्वेरी आती है, सुन लो, वॉइस रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दो, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, है ना। अगर आपको याद होगा तो क्लास में मैंने बोला था ये क्वेश्चंस के आंसर ये बार बार पूछते डाउट पे, तो अच्छे से समझ लो इसको, वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लो। ठीक है, तो भैया तुम में से किसी ने अगर रिकॉर्डर ऑन किया रहेगा तो भैया देखिए, ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिएगा इसकी क्वेरी का आंसर। आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने 25 मिनट क्लास में समझाया था ये पॉइंट सी और पॉइंट डी क्या था। तो पॉइंट सी में बोल रहे वो लोग कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट यूज करेंगे तो क्या होगा, और पॉइंट डी में वो बोल रहे कि आप फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी करोगे तो क्या होगा। देखो चारू ने डाल दिया, देखो भाई चारू ने डाल दिया है, क्या बोल रहे हैं चारू, कुछ लेक्चर 26 ऑफ रेगुलर क्लास, तो उसमें आप जाके देखोगे, ट्रैकर में भी अपडेट किया बेटा। मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ फिर ट्रैकर अपडेट करने की, आप ट्रैकर से फिर से सुन लो इस चीज को। मैं आपको जिस आइडिया दे रहा हूँ पॉइंट सी के वहां पर आप लिखोगे बेटा, अक्षता वहां पर आप लिखो पॉइंट सी के वहां पर, विदाउट इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स का मतलब होता है यूसेज ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब आपको केआर यूज कर सॉल्व करना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग यूज कर सॉल्व करना है। वेयर एज पॉइंट नंबर डी में बोला गया है कि अगर फंड उससे ज्यादा एक्सीड होंगे तो क्या होगा, मतलब फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करना पड़ेगा आपको फिर, तो वो बन जाएगा एक्सटर्नल इक्विटी का कॉस्ट। तो पॉइंट नंबर सी है रिजर्व्स एंड सरप्लस, पॉइंट नंबर डी है आपका फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो लिख दो आप वहां पर, और एक बार मेरा लेक्चर देख लेना, ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा। बट मुझे लगता है कि इतना लिखकर आप सॉल्व भी कर रहे हो ना तो भी आपको समझ जाएगा। बट एक सेंटेंस में आपको बोलूंगा, इस क्वेश्चन के हद तक आपको याद रखना है। वहां क्वेश्चन नंबर 17 में स्टार्टिंग में बोला गया है कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब वो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको चेंज नहीं करना है, राइट, वो प्रपोर्शन आपको मेंटेन करना है क्योंकि वो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो उसी प्रपोर्शन में आप नया फंड्स भी रेज करोगे। आपको जो भी फंड रेजिंग करना है, आपका हर वक्त प्रपोर्शन जो क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 17 में वही मेंटेन करना है। If I'm not wrong, the proportion is 15%, 5% and 80%. कैसे आया 15, 5 and 80? 30 divided by 2 lakhs, 10 divided by 2 lakhs and 1 lakh 60 divided by 2 lakhs. So that comes to 15%, 5% and 80%.
ये प्रपोर्शन आपको चेंज नहीं करना है, राइट। कोमल क्या बोल रहे हैं अभी? आपको भी एक क्वेरी था जो आपने मुझे भेजा भी था शायद कोमल, बट मैं बोला आपको 2-3 दिन में बिजी हूँ, नहीं सॉल्व कर पाऊंगा आपको क्वेरी बोलकर। आप एक काम करो कोमल, तुरंत मुझे व्हाट्सअप करो, तुरंत व्हाट्सअप करो। मैं वहां पर ओपन नहीं कर पाऊंगा शायद, यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड करके ओपन करना पड़ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में पूछ रहे हो आप? वंशिका कुछ और ही भेजी हो तुम। रुको वंशिका रुको, आप कतार में हो। सर ये लेक्चर्स ऐप पे कब अपलोड होंगे? होने चालू हो गए ऑलरेडी, होने चालू हो गए ऑलरेडी, डोंट वरी। इनफैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड बैच वाले बच्चों को भी ये मैं दे रहा हूँ, और रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को भी दे रहे हम ये। नो डाउट इसको हम अपलोडिंग यूट्यूब पर लेट करेंगे थोड़ा, मे बी मंथ एंड तक, बट आपके पास अपलोडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस क्वेश्चन में क्या डाउट है? इन दिस क्वेश्चन व्हाई द क्वेश्चन डजंट इंक्लूड द एग्जिस्टिंग डेट? ओके, व्हाई द क्वेश्चन डजंट इंक्लूड द एग्जिस्टिंग डेट? The following information pertain to this company: capital structure दिया है, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिया है, टैक्स रेट दिया है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है। द कंपनी इज प्रपोजिंग एन एक्सपांशन which requires additional investment 34,50,000. Due to this proposed expansion, the EBIT of the company will increase by 6,15,000. Additional funds can be raised in the following manner: by issue of equity share at present market price, or by borrowing 16% term loan from bank. From the you are informed that the debt equity ratio in the range of 50 to 80% will bring down the P ratio to 22 times, whereas the debt equity ratio over 80% will bring down the P ratio to 18 times. अच्छा, तो अगर आपका 50 टू 80% में रहेगा तो 22 का पी रेशियो रहेगा, अभी 25 का है, और अगर वो 80% को क्रॉस हो जाता है तो वो 18 पर आ जाएगा पी रेशियो, ठीक है। एडवाइज विच ऑप्शन द कंपनी इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन? आपका क्वेरी है इन दिस क्वेश्चन व्हाई डजंट इंक्लूड द एग्जिस्टिंग डेट? बिकॉज कोमल एग्जिस्टिंग डेट है ही नहीं। लॉन्ग टर्म डेट वाली बात कर रही हो तुम? एग्जिस्टिंग डेट के अंदर लॉन्ग टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट तो उन्होंने लेना चाहिए ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग डेट के अंदर। कैलकुलेशन, इसका सॉल्यूशन भेजा है क्या आपने? सॉल्यूशन भेजा है आपने? इसका पूरा सॉल्यूशन भेजो मुझे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8 टाइम्स है, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट इज 1,20,000 बोल रहे वो लोग, तो 1,20,000 का इंटरेस्ट कैसे आया? 10 लाख पे 12% लिया ना यार उन्होंने इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेकर ही तो ईबीआईटी निकाला हुआ है, और ईबीआईटी कितने से बड़ा वो देख लिया उन्होंने। एग्जिस्टिंग डेट 10 लाख भी कंसिडर किया है इक्विटी ऑप्शन में, सब जगह कंसिडर तो किया है कोमल। इस क्वेश्चन को मुझे यहां शेयर करना पड़ेगा अगर सबके साथ डिस्कस करना है तो। ये इंटरमीडिएट मई 2023 का क्वेश्चन पेपर है, इसका आप आंसर पूछ रहे हो यहाँ पर मुझे। एग्जिस्टिंग डेट लिया है आपने, इक्विटी ऑप्शन में देखो आपको 10 लाख दिख रहा है। हाँ, मैं डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, इक्विटी ऑप्शन में सी डेट इक्विटी रेशियो में यहाँ पर बताता हूँ आपको। डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इनटू 100 इज कॉल्ड एज डेट इक्विटी रेशियो। यहाँ पर दो प्लान है अपने पास, एक इक्विटी प्लान है एंड सेकेंड जो प्लान है वो डेट प्लान है। नाउ इक्विटी प्लान में एग्जिस्टिंग डेट 10 लाख का 10 लाख ही रखा है, और एक्सपांशन के बाद जितना भी पैसा रहेगा वो निकाला है। तो एक्सपांशन अभी आपके पास कितना पैसा है उसको देखने के लिए मुझे पूरा सॉल्यूशन लगेगा वापस से। Share this question somewhere, otherwise it will be very difficult to solve it.
ऐसे बात करेंगे तो बाकी लोगों को समझेगा भी नहीं कि हम क्या बात कर रहे हैं। May 23 वाला पेपर जो है मालूम है, मगर सबके पास वो अवेलेबल नहीं रहता है कोमल। और यहाँ पर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर लो, एफएम ग्रुप पर। कहाँ शेयर किया उसने? हाँ कर दो, कोई भी एक जन कर दो, एफएम के ग्रुप पे कर दो, फटाफट करो। वहां शेयर नहीं कर सकते कोमल, रुको। वहां शेयर करने के बाद प्रॉब्लम क्या है, मेरा सिस्टम अलग है और मेरा लैपटॉप आईपैड अलग है। तुम जो भेज रहे हो मेरे सिस्टम में आ रहा है, वो सिस्टम का शेयर नहीं कर सकता मैं। और मुझे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भेजो रे। किसी ने शेयर किया है क्या? मेरे ख्याल से कोमल को भी किसी ने फॉरवर्ड किया रहेगा। हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर शेयर कर दो। अगर तुम स्क्रीन शेयर करोगे तो तुम्हें ओपन करना अगर पॉसिबल रहेगा, सबको दिखेगा क्या, देख लेना। आप स्क्रीन शेयर करोगे तो कैसे दिखेगा सबको बेटा? वेट। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर आई विल ट्राई। ये इंटर एफएम May 23 पेपर। ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये वाला नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नाउ आपका सजेस्टेड आंसर ओपन करते हैं अपन लोग।
यस गाइस, तो ये क्वेश्चन था और ये उसका आंसर है। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन विद आंसर। मैं प्रॉपरली 2 स्क्रीन में दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन और आंसर, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एग्जिस्टिंग डेट 10 लाख है, 12% से बोलो इंटरेस्ट कितना होगा? 10 लाख पे 12%, 1,20,000 का इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है? 8 टाइम्स का है। तो अगर ईबीआईटी, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी बाय ईबीटी विल गिव यू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेडी है और आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट रेडी है, तो उससे आप ईबीआईटी निकाल रहे हो। वही इन्होंने आपके स्टेप 1 में किया इधर। ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट विल गिव यू कवरेज रेशियो। तो कवरेज रेशियो पता है, इंटरेस्ट पता है, ईबीआईटी आ गया आपका 9,60,000। क्वेश्चन में बोला था कि ईबीआईटी बढ़ जाएगा 6,50,000 से, तो इसलिए ईबीआईटी बन जाएगा 15,75,000। जो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है वो बढ़ जाएगा 6,15,000 से, तो न्यू ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन विल बी 15,75,000। यहां तक का पार्ट क्लियर है। अब इसके बाद डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए इन्होंने ये कैलकुलेशन किया है। ओके, कैलकुलेशन देख लीजिए अच्छे से। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल कितना है आपके पास? 8 लाख का शेयर कैपिटल है। 10 ईच, नंबर ऑफ शेयर नहीं बोल रहे उधर, उधर बोला इक्विटी शेयर कैपिटल, और रुपीज में यहाँ पर 8 लाख दिया हुआ है। कैसे पे लेते जाइए, 8 लाख। रिटेन अर्निंग कितना है? 20 लाख, तो बन गया 28 लाख का इक्विटी। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है आपके पास? 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और आपके पास लॉन्ग टर्म डेट कितने का है? आपका लॉन्ग टर्म डेट है 10 लाख का। एग्जिस्टिंग डेट क्यों नहीं लिया? तो यहाँ पे दे रखा है और अपन लेंगे आंसर में भी। ठीक है, उसके बाद आपको इन्होंने बोला है कि कंपनीज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंशन, जिसके लिए 34,50,000 लगेगा। ठीक है, 34,50,000 लगेगा। ठीक है, कंपनी ये पैसा या तो इक्विटी से लाएगा या तो डेट से लाएगा। अब ऐसे केस में इन्होंने आंसर में क्या किया है? 8 लाख का शेयर कैपिटल लिया, 20 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस लिया, 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स लिया, और ये एक्सपेंशन वाला लिया। तो ये आ गया 74,50,000। भैया ये है शेयर होल्डर का पैसा, ये है शेयर होल्डर का पैसा। इसमें डेट क्यों लेंगे वो लोग? ऑब्वियसली नहीं लेंगे डेट। और आपका एग्जिस्टिंग इक्विटी का ऑप्शन, ये देखिए मैं यहां पर सॉल्व कर रहा था आपके लिए। 10 लाख का डेट लिया, उसके साथ साथ मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। 10 लाख का डेट लिया, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन देखोगे अच्छे से, तो क्वेश्चन में मेरे पास 8 लाख का शेयर कैपिटल है, आपके पास 20 लाख का रिटेन अर्निंग है, 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है। यहां पर अगर तुम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, डेट, यू आर इन्फॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी नॉर्मली अपन ने सॉल्व किया था। यहां पे क्या बोला है? डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब बोला अगर शेयर होल्डर फंड बोला गया है तो मैं ये फॉर्मूले में सिर्फ इक्विटी लेना पड़ेगा मुझे। शेयर होल्डर फंड मतलब सिर्फ इक्विटी लेना पड़ेगा। इसका मतलब मैं लूंगा 8 लाख, मैं लूंगा 20 लाख, मैं लूंगा प्रेफरेंस वाले 22 लाख, और एक्सपेंशन का कितना अमाउंट था? 34,50,000। ये पूरा का पूरा पैसा मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लास्ट में 200 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है इसलिए मैं वो करूंगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है, क्वेश्चन माई बाप, क्वेश्चन माई बाप होता है। डेट इक्विटी रेशियो का अलग अलग जगह अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। डेट इक्विटी रेशियो जो हमने क्लास में सॉल्व किया था कैपिटल स्ट्रक्चर में, वहां पे था डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। रेशियो एनालिसिस में डेट इक्विटी रेशियो बन जाता है डेट बाय इक्विटी। तो इन्होंने कौन सा रेशियो यूज किया? डेट बाय इक्विटी बोला इन्होंने, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। तो कोमल, आर यू क्लियर? यस, ग्रेट। तो गाइज यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमने जो है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी खत्म कर दिया। आपके पास नेक्स्ट चैप्टर के लिए गुंजाइश है मुझे जाने के लिए, बट मैं जाऊंगा नहीं। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आपका सॉल्विंग होना चाहिए मेरे साथ साथ। मैं आपको डेली टारगेट्स दे रहा हूँ, रिवीजन नहीं, आपके साथ मोटिवेटेड स्टडी प्लान है ये पूरा। तो इसमें जो जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ ना,
अगर वो दिन तुम अगर वो सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा एफएम मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, बट नेक्स्ट चैप्टर विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज रेशियो एनालिसिस। इस रेशियो एनालिसिस, उसका जो आपका लेक्चर रहेगा वो कल नहीं हो पाएगा और परसों भी नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट मंडे को हो पाएगा। बट अगर बाय एनी चांस मेरा कल पॉसिबल है तो मैं आपके ग्रुप पर डालने वाला हूँ अप्रोक्सीमेटली 3 o'clock। अगर 3 o'clock के पहले मेरा मैसेज नहीं आता है मतलब लेक्चर नहीं है, लेक्चर नहीं है इसका मतलब हम डायरेक्टली मिलेंगे मंडे को। बट अगर मेरे शेड्यूल में मेनली मेरे कुछ मेडिकल जो कंसर्न चल रहा है उसमें कहीं पर भी अगर मेरे को स्कोप मिला तो मैं डेफिनेटली 3 o'clock के पहले आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है गाइस, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस काइंड ऑफ सेशंस एंड डेफिनेटली yes विशाल, यू कैन टेक्स्ट मी, वैसे व्हाट्सएप कर लो, बट 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा मैं एक मेडिकल इमरजेंसी में बिजी हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप टारगेट रख सकते हो कि आपका एफएम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, आपके रेगुलर नोट्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, जो जो मैंने आपको बताया। और रेगुलर नोट्स के अंदर मैंने आपको कल परसों में ही बता दिया था वो क्या क्या सॉल्व करना था। आज मैंने आपको बता दिया 7 के आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है गाइस, सो प्रॉपरली क्वेश्चन के टाइम सॉल्विंग के लिए ये यूज करो टाइम, और हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी भगवान आपको दे रहा है पास होने की, तो उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो। ठीक है, चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू।